गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। और इस्लामाबाद में रहने वालों से आज मेरा सवाल है कि जो हमारी तरह सुबह निकले हैं अपने अपने घरों से, जो अभी निकल रहे होंगे, वो शायद ये सोच के निकले होंगे या निकल रहे होंगे कि इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल मॉर्निंग, लेकिन आज सुबह थोड़ी डिफरेंट थी। बाहर जिस तरह सड़कें थोड़ी सी गीली थी। अच्छा सबीन, आपके इलाके में कोई बारिश नहीं हुई? नहीं, मैं ये सोच रही थी कि हम कौन सी नहीं थी वैसे। अच्छा, मुझे लग रहा है कि कुछ सेक्टर्स में बारिश हुई है। तो जो आप मेरी जगह की बात करें, मेरे इलाके में बारिश नहीं हुई है। मतलब मेरा तो नहीं हुआ, लेकिन चले जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ बारिश। आपका ही हुआ। हाँ, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ बारिश नहीं हुई। बिल्कुल हल्की फुल्की भी नहीं? नहीं। ओके, पता नहीं। अब या ये है कि सुबह जितनी जल्दी हम निकलते हैं कि पता ही नहीं चलता। नहीं, ये भी एक इशू होता है कि जब हम सुबह निकलते हैं तो अंधेरा होता है। तो उसकी वजह से भी आपको नहीं पता चल रहा होता कि सड़कें रात में बारिश हुई है या नहीं हुई। रोशनी थोड़ी हो तो फिर वो आपको थोड़ी सड़कें गीली और वो पता भी गाड़ी में हेडलाइट्स की ऑप्शन होती है, ऑन किया करें तो नजर आएगा आपको। वो हमारा फोकस जो है वो ड्राइविंग के ऊपर ज्यादा होता है, थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अच्छा, मैं लास्ट सुबह जब मैं निकला सबीन तो सड़कें थोड़ी सी गीली गाड़ी के ऊपर भी महसूस हो रहा था कि ज्यादा नहीं गया, तो वो बारिश थी या तो कोई ऐसा माहौल था रात को कि होता ना कि औस इतनी ज्यादा पड़े कि वो बाज़-औक़ात वो फील होता है। लेकिन नहीं, मैंने सुना था कि कुछ सेक्टर्स में बारिश वाला मौसम। तो आप बताएं जी, आपके सेक्टर में बारिश हुई है या नहीं हुई है? अच्छा, ये इस्लामाबाद की नहीं, हमसे बात करें। आप ओवरऑल भी हमें जरूर बताएं कि कहाँ पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है, कहाँ पर बारिश हो रही है, आपके इलाके का मौसम कैसा है, हमें बताएं। और आप उस मौसम में क्या करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमें गाजर के हलवे बनना शुरू हो जाते हैं शुएब, और मतलब हर घर की, हर इलाके की अपनी कुछ रसूमात होती है। ओए होए, वेरी हैवी। अच्छा, गाजर के हलवे का जिक्र आपने छेड़ा सबीन, आपको पसंद है वैसे गाजर का हलवा? दिल कर गया खाने का? मेरा दिल कर रहा है खाने का। वैसे मैं रोज खा रहा हूँ आजकल। मैं आपकी बेगम ने मेरे लिए भी बना के भेजा था और वो बड़ा मजे का था बाय द वे। तो ये मैंने इसलिए बताया कि बाकी टीम को पता चले, ताकि सब उससे फायदा उठाएं और उसके सबीन को भी भेजें और हमें भी खिला दें। हम चाहते हैं कि मुख्तलिफ हाथों का जायका चखा जाए ना। ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे। चाहे वो कराची के किसी इलाके से हमारे लिए हलवा आ जाए, मेरे लिए कराची से भी हलवा है तो बहुत मजे का हलवा था। बड़ा अच्छा होता है ना, मेरा तो फेवरेट है कराची का। दोस्त इन इलाके को तो बड़ा अच्छा होता है ना, बड़ा ख्याल रख रही है। और वो आते जाते रहे तो और अच्छा होता है। जैसे आपने देखा वो जीबी में आपके जो दोस्त होते हैं, वो चेरीज के आपको चेरीज भेज रहे होते हैं, और वो चेरीज ऑनेस्टली आपको नहीं कहीं और से मिल रही होती है। वो इतनी बड़ी बड़ी चेरी होती है, इतनी मजे मजे की। अभी चेरी का मौसम बिल्कुल नहीं है बहरहाल, लेकिन जब मौसम आएगा हम इस पर जरूर किसी वक्त बात करेंगे। बिल्कुल ऐसा। या आज पाकिस्तान के हवाले से भी कोई मुस्बत खबर आपके पास? एब्सोल्युटली, बड़ी अच्छी खबर है हमारे पास खेल के मैदान से, और स्क्वॉश में कैसे पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। आज हम इससे मुतालिक बात करेंगे। कैसा इवेंट जिसमें पाकिस्तान ने डिफरेंट एज कैटेगरीज में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, हम उसकी बात कर लेते हैं। एडिनबरा में ये इवेंट जारी है, स्क्वॉश जूनियर ओपन टूर्नामेंट, जहां पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज में इन्होंने अच्छी पोजीशंस हासिल की हैं, जो बॉयज़ अंडर 13, बॉयज़ अंडर 15, बॉयज़ अंडर 17 और गर्ल्स अंडर 13। आई मीन वाओ, यहाँ पर चारों कैटेगरीज में किस तरीके से पाकिस्तानीज आगे बढ़े, इस पर बात कर लेते हैं। बॉयज़ अंडर 13 की बात करें, इसके फाइनल में पाकिस्तान के सुहेल अदनान ने स्पेन के हरीफ को हराया है और 3-1 से शिकस्त देकर टूर्नामेंट अपने नाम किया है। बॉयज़ अंडर 15 की बात करें तो यहाँ पर इस फाइनल में हुज़ैफा शाहिद ने सिंगापुर के रेहान सिंह को एक टफ मुकाबले के बाद 3-2 से शिकस्त दी है। बॉयज़ अंडर 17 की बात करें तो इसमें पाकिस्तान के अजान खान है, स्विट्ज़रलैंड के प्लेयर को उन्होंने शिकस्त दी है। और इसके अलावा गर्ल्स अंडर 13 की बात करें तो भारत की जो प्लेयर है उनको शिकस्त दी गई है और ये इवेंट अपने नाम किया है हमारी जो जबरदस्त प्लेयर है महानूर अली, उन्होंने। जबरदस्त। देखिए, ये बड़ी बड़ी खबरें होती हैं जो कि आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रही होती हैं। बाज़ों का हम सोशल मीडिया पे स्क्रॉल तो कर रहे होते हैं, बट उनको जो एक्नॉलेजमेंट चाहिए होती है ना, वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही होती बाज़ों का। तो हमारी कोशिश होती है कि सुबह सुबह आकर ऐसी पाकिस्तान के हवाले से जो खबर हो वो हम आपसे जरूर शेयर करें। आज के राइजिंग पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपको बहुत मोटिवेट करने वाले हैं। डिफरेंट फील्ड से उनका ताल्लुक है, कहीं पर कोई अच्छे से मोमेंट कैप्चर करता है, कहीं पर अगर देखा जाए तो किस तरह से आपने अपना ख्याल रखना है वो आपको बता रहे होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, आज हम बहुत सारे मल्टीपल सेगमेंट्स में मल्टीपल टॉपिक्स पे हम बात जरूर करेंगे। अपने अपने डोमेन के समझ लीजिए कि वन ऑफ द बेस्ट। एग्जैक्टली। और आपके क्वेश्चंस होंगे वो भी साथ साथ हम उनको भी केटर करने की कोशिश करेंगे। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ राइजिंग पाकिस्तान में।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह हमने स्क्वॉश की बात भी की थी, उसमें हमने एक कैटेगरी गर्ल्स की कैटेगरी की बात की और कितनी अच्छी बात है कि हमारी लड़कियां, हमारी ख़वातीन मुख्तलिफ शोबों में, उसके साथ साथ खेलों में किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, कैसे अपना नाम कमा रही हैं। बट एट द सेम टाइम उन ख़वातीन की अगर हम बात करें जिन्होंने आगाज़ किया, यानी कि अगर कुछ खेलों का हम जिक्र करें जिसमें एक मिक्स मार्शल आर्ट है, और उसमें किस तरह से ख़वातीन हमें आगे आती नज़र आ रही हैं, देख के बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जिसने आगाज़ किया, जिसने लोगों के लिए रास्ता हमवार किया, उनकी बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गिलगित बल्तिस्तान की अनीता करीम पाकिस्तान की पहली MMA फ़ाइटर, मुख्तलिफ जगहों पर जाकर पाकिस्तान का झंडा बुलंद कर चुकी हैं, नाम रोशन कर चुकी हैं। 2017 से ट्रेनिंग और उसके बाद मुख्तलिफ इवेंट्स में जाना, पार्टिसिपेट करना और फिर मुखालिफ को पिछाड़ देना, ये उनके लिए बड़ा आसान सा है। वाई दैट ईजी? चूँकि उनकी ट्रेनिंग बहुत टफ है। वो कहते हैं ना कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो अनीता पे बिल्कुल ये सादिक आता है, जो कि पक्का आता है, जो कि देखिए ज़मीन वो जो ट्रेनिंग कर रही है वो कर रही है बॉयज़ के साथ। तो जनरली एक होता है ना, कुछ चीज़ों में ज़रा आपकी स्ट्रेंथ का फ़र्क होता है, वो फिजिकल स्ट्रेंथ का एक तरह से हम फ़र्क देख रहे होते हैं। लेकिन वही बात है कि हर एक की अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं। ख़वातीन एक तरह से इमोशनली भी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो वो सारी गेम तो यहाँ की होती है, और फिर आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग अपने आप को ट्रेनिंग के थ्रू, डाइट के थ्रू आप बना भी लेते। तो अनीता ने ये कर दिखाया। कहते हैं फैमिली में एक जो होता है ना, वो ट्रेंड सेटर होता है। वैसे फैमिली के पर्सपेक्टिव से आपने भी देखा होगा कि आपकी फैमिली में भी जब कोई काम जो कोई पहली मर्तबा करने लगता है, तो वो काम हमेशा बड़ा मुश्किल होता है। उसमें बहुत सारे लोग बातें भी करते हैं, बहुत चैलेंजेस भी होते हैं, हर्डल्स होते हैं। लेकिन हाँ, एक मर्तबा उसने कर दिया तो उसके बाद बाकियों के लिए राह हमवार हो जाती है। तो अनीता की अगर बात करें तो ये पाकिस्तान की पहली MMA फाइटर। एब्सोल्युटली। अनीता इज विद अस टुडे। गुड मॉर्निंग अनीता, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट टाइम किसको मारा है? लास्ट टाइम इटालियन थी। अच्छा, मुझे लगा कि भी आते आते भी 2 लगा के आई हूँ। नहीं, वो फिर जिम में चलता है हमारा रोज का। अच्छा। ऑलराइट, ट्रेनिंग अच्छी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा जा रहा है, बस फाइट का तैयारी वो चल रहा है। ओके, अब नेक्स्ट फाइट कब है? कोई प्लानिंग ऐसी जो चल रही हो? अभी फिलहाल अनाउंस नहीं हुआ है। जब अनाउंस होगा तो आगे से जब पता चलेगा। अनाउंसमेंट के बावजूद भी तैयारी भरपूर है? हाँ, क्योंकि आई एम रेडी। अगर कल भी बोला जाए तो मैं फिर तैयार हूँ। ओके, दैट्स नाइस। अनीता इज रेडी। थ्रू आउट जो है ऑब्वियसली अपने आप को मेंटेन रखना होता है आप लोगों को। अब कैसे मैनेज करती हैं अनीता? थोड़ी हम आपकी स्टोरी पे भी हम बात जरूर करेंगे, बट इस वक्त किस तरह से ट्रेनिंग कर रही हैं अपने आप को? पूरा साल आप किस तरह से फिजिकली फिट रखते हैं? मंडे टू सैटरडे हमारी रोज़ की ट्रेनिंग होती है, उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है। लाइक 2 टाइम और 3 टाइम। बाहर तो 3-4 सेशंस होते थे पूरे दिन के, यहाँ पर 2 सेशंस करते हैं और ऑलमोस्ट 3 करते हैं। बट ये हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं होती। ओनली वी गॉट द संडे बस। उसके अलावा कोई छुट्टी नहीं? उसके अलावा कोई छुट्टी नहीं होती है। ये तो बड़ी टफ ट्रेनिंग हो गई आपकी। अच्छा, अब लूमी जो है वो आपसे बड़े हैं और वो भी ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं। लूमी करीम को भी हम सब जानते हैं जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। सो घर वाले क्या कहते हैं, लूमी ज़्यादा अच्छे फाइटर हैं कि अनीता ज़्यादा अच्छी फाइटर है? दोनों मुकाबले में चल रहे हैं। ये वैसे बहुत बड़ी खुशी नहीं होती है बात करते हुए कि दोनों मुकाबले पे चल रहे हैं। इट्स बिकॉज़ इट्स अ हेल्दी कंपटीशन, स्पेशली इन द फैमिली। उस पर्सपेक्टिव से या हम दोनों वही अमूमन कोई हमें फैमिली में कहता है कोई आप अच्छे हैं तो हम यूं करते हैं एक दूसरे का। अच्छा, वो होता है ना, इस बहाने दोनों की वो तो बनती भी काफी, बहुत ज्यादा हम दोनों की बहुत ज्यादा बनती है जी। तो वो मुझे कॉर्नर भी करते हैं ना, हर फाइट पे वो मुझे कॉर्नर करते हैं। एक तो हमारी लैंग्वेज डिफरेंट है, लाइक हम ब्रुशस की बोलते हैं और बाहर किसी को समझ नहीं आता। तो जब भाई मुझे बोलता है मारो मारो, वो आगे से उनको समझ ही नहीं आता। तो हमारी बनी हुई शुरू से हमारी बनी है। ये वैसे अच्छा बताया उन्होंने, है ना। और वैसे शोएब ये भी बड़ा वैसे प्लस पॉइंट होता है। हम अक्सर देख रहे होते हैं ना, हम जब बैठे हुए होते हैं सारे, और अगर इनफैक्ट अगर पठान भी बैठे हो, पश्तो अगर बोल रहे हो तो वो समझ नहीं आती। पंजाबी होता है कि नहीं, सबको समझ, तकरीबन उर्दू बोलने वालों को समझ आ रही होती है, लेकिन वही आप लोगों की जो जुबान है वो भी समझ नहीं आ रही होती है। बहुत मुश्किल है। हाँ, तो जाहिर है फिर जब मुश्किल है, हमें समझ नहीं आ रही, तो जिस जगह फाइट हो रही है वहाँ के लूमी ने कुछ कहा है कि शोएब को समझ नहीं आया कि कहाँ मारना है। फिर अनीता कहती है दे मार 4.5। दे मार 4.5। यही होता है और क्या होता है? That's true। That's true, वैसे ही हो रहा होता है ना। और वहाँ पे आपने क्या कहना, और सुनाए ठीक ठाक है आप, कोई रोटी शोटी खानी है, कोई पानी शानी, कुछ चाय शानी, ये नहीं होता ना। फाइट है तो फाइट में तो फाइट ही होती है, मारना होता है, ऐसे ही है। अनीता, लास्ट जो फाइट थी आपकी लास्ट ईयर जनवरी में थाईलैंड में थी गालिबन ना, जो आपने इटली की फाइटर को शिकस्त दी थी।
उसके अलावा अगर मैं पूछूं आपसे, टफेस्ट अभी तक आपकी ज़िंदगी में क्या रहा, इस फाइट के पर्सपेक्टिव से या ट्रेनिंग के पर्सपेक्टिव से या किसी टाइम के पर्सपेक्टिव से, कि दैट वाज द टफेस्ट इन दिस डोमेन? सबसे टफ था MMA की ट्रेनिंग करना स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टफ था, और स्पेशली यहाँ पर फीमेल्स नहीं थी मेरे साथ, तो एक ये मेरे लिए प्लस पॉइंट भी बना। और मैं सारी जो ट्रेनिंग करती थी वो मेल्स फाइटर के साथ करती थी, तो उनका स्ट्रेंथ और ऑब्वियसली लड़कियों के स्ट्रेंथ में बहुत फ़र्क होता है, बट ये कि उनके साथ आदत हो गई मेरी ज़्यादा। तो जब मैं बाहर गई फर्स्ट फाइट के लिए और मैंने यूँ एक मुक्का मारा, वो बैठ गई, तो ये क्या हो गया तो फिर ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था। बट ये है कि MMA की ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, और अभी भी कुछ न कुछ टूटा फूटा हुआ होता है हमारी बॉडी में। अच्छा तो वो अक्सर डर नहीं लगता जो सोसाइटी में अक्सर होता है ना, लड़की हो ख्याल रखा करो अपने, बिकॉज यू नो व्हाट आई मीन कि हमें हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि अगर नाक में लगी तो क्या होगा, दुनिया क्या बोलेगी, रिश्ते कैसे होंगे, फलाना फलाना फलाना, ये सारी बातें हमें हर फील्ड में सुनने को मिल रही होती हैं। सो यकीनन आपको भी सुनने को मिल रही होंगी। शुरू में मिलता था, बट ये है कि हम लोगों को यही बताना चाह रहे थे कि MMA एक ख़वातीन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है सेल्फ़ डिफेंस के उस हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा लोगों को पता चल रहा है, और फीमेल स्पेशली MMA की ट्रेनिंग कर रही है और सेल्फ़ डिफेंस सीख रही है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट मैरिड लास्ट बिफोर इन सेप्टेम्बर, यस। तो शादी भी हो चुकी है। अब ये खत्म हो गया कि रिश्ता नहीं आएगा, ये नहीं होगा, ये खत्म हो चुके हैं। और ये सुन ले कि कितने अरसे से वो प्रैक्टिस कर रही है, वो खेल भी रही है, वो चोटें भी लगी होंगी, वो चोटें भी लगी होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन जिसे पसंद करना तो उसने कर भी लिया। सोसाइटी के इस प्रेशर में कभी ना आए कि आप ये करेंगे, आप ऐसे दिखेंगे तो कोई आपको अपने लिए आप जिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अपने ख्वाब पूरे करें। तो जब ख्वाब देखा तो पूरा करने में, गोल सेट करने में पूरी एक जर्नी होती है, मुश्किल आपको भी हुई होगी। क्या क्या हर्डल्स आपने फेस की एज अ फीमेल? सबसे पहले मिक्स्ड मार्शल आर्ट मतलब पाकिस्तान में ये समझा जाता था कि ये सिर्फ लड़कों के लिए है, फीमेल्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑब्वियसली तो उस हिसाब से जब मैंने स्टार्ट किया और बहुत से सेक्रीफाइस करने पड़े, मैंने अपने बाल भी काटे थे, तो उसमें ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बाल मतलब वो गिरते हैं। तो मैंने बाल छोटे किए, तो सारे मुझे वो कर रहे थे कि आपने क्या चूज़ किया है, आप घर में शादी होगी तो आप लड़ाई करेंगे, ये लड़कों का खेल है, लड़कियों का नहीं है, आप घर के काम सीखें। तो मुझे शुरू से एक था कि मैं कुछ अलग करूँ लड़कियों के लिए, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला एक ही मुझे मतलब चीज़ आगे बस दिखती थी कि लड़की पैदा हुई, उसको पढ़ाया लिखाया, जॉब करवाया, शादी करवा दी, दैट्स इट। मुझे लगता था कि इससे आगे भी हमारी ज़िंदगी हो सकती है, नो हम कुछ अलग भी कर सकते हैं। तो वो एक शुरू से था। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो मैंने ये बस आगे परस्यू किया अपना गोल। तो कान दोनों बंद कर दिए थे कान हाँ बंद किया ना, एक से सुनी दूसरे से निकाली। दैट्स ट्रू। अगर मैं सुनती तो आई थिंक मैं यहाँ नहीं होती। तो ढीठ बनना बड़ा इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। ऑनेस्टली ये मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली ये बात कह रही हूँ कि देखें, ये होता है ना कि आसपास के लोग शोएब अक्सर कह रहे होते हैं फलाना ये कह देगा, वो कह देगा, तुम नहीं कर सकते। आप जब कोई भी काम शुरू करने लगते हैं ना, आपको ये बताने वाले बहुत सारे लोग होंगे कि रिस्क कितना ज़्यादा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन शायद आपकी ज़िंदगी में भी, मेरी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी में बड़े कम लोग होंगे जो आपको ये कह देते होंगे कि नहीं आप कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। वो जो सपोर्ट करने वाले होते हैं वाकई वो कम होते हैं, लेकिन वो जो कम लोग होते हैं असल में वही आपके साथ होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है, आप पहचान लेते हैं, वही आपके लोग होते हैं, वही आप का आसपास के माहौल में आपकी स्ट्रेंथ होती है। शादी के बाद ज़िंदगी कुछ चेंज हुई है? यानी मैं हस्बैंड के सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से सवाल रख रहा हूँ कि या इवन इन लॉज की तरफ से भी कि अच्छा थोड़ा सा कम, अब इवेंट्स कम, या ऐसा कोई मामला कि ट्रेनिंग कम नहीं, या सब कुछ उसी रूटीन से चल रहा है? जब मेरी शादी हो रही थी तो उस टाइम मेरी फ़ाइट डिसाइड हुई थी, नवंबर में आपकी फ़ाइट है, और वो भी आई थिंक 14 नवंबर को फ़ाइट थी। तो शादी मेरी 14 सितंबर को हुई। फिर एक हफ्ते बाद वापस आ गई थी मैं ट्रेनिंग पर। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से वो कुछ भी नहीं है, ज़्यादा सपोर्टिव है, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है वो खुद MMA ट्रेनर है। गाली मुक गई, खत्म बात। अच्छा पहले भाइयों ने ट्रेनिंग कराई थी और अभी जो है वो हस्बैंड ट्रेनिंग भी कराएंगे, सपोर्ट भी करेंगे। तो ये अच्छी बात है, शादी से पहले भी एक सपोर्ट सिस्टम था और शादी के बाद डबल सपोर्ट सिस्टम है ना, मैके का भी और ससुराल का भी है, दोनों कह रहे नीता लड़ो लड़ो। अच्छा नहीं, ये भी एक बड़ी बात होती है श्रेप कि आप किसी भी फील्ड में आप अपने लिए राइट पार्टनर भी चूज करें, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। आप भी अगर शायद कोई ऐसा पार्टनर चूज करती जो कि आपके काम को ना समझता होता, तो वो आपके लिए हर्डल होती, मुश्किल भी होती है आपके लिए, शायद उसके लिए मुश्किल होती। बहुत अच्छा था।
उसके लिए बहुत मुश्किल होती है क्योंकि आप तो रुकने वाली नहीं थी। क्या सोचा है वैसे अनीता इसी MMA फाइटिंग में आगे कोई इंसान के जहन में होता है ना, अच्छा कोई ऐसी हरीफ आपके माइंड में है या ऐसा इवेंट आपके माइंड में है या ऐसा टाइटल आपके माइंड में हो कि अच्छा ये करना है? ऑब्वियसली अभी तो और फाइट्स करने, अभी तो स्टार्ट किए मैंने, अभी फाइट्स और है और इंशाल्लाह जितना मैं कर सकती हूँ वो करूँगी। और हर एथलीट का यही ख्वाब होता है कि वो अपने फील्ड में टॉप रहे। सेम अनीता टारगेट क्या है? टारगेट क्या है? एक होता है ना कि लेट्स सपोज जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे या किसी मुकाबले में आप कहते हैं जी मुझे ये मेडल जीत के आना है, मुझे ये टाइटल विन करना है, पाकिस्तान के लिए हो, अपने लिए हो, वो क्या गोल सेट किया हुआ है? मेडल ही जीतना है। हमारा ये होता है कि चैंपियनशिप बेल्ट होता है, वो बस बेल्ट ही जीत के आना है। तो इस बेल्ट तक के सफर में अभी कितने और स्टेप्स बाकी हैं? अभी बहुत ज़्यादा। हाँ, लंबी सफ़र है फिलहाल। इस लंबे सफ़र में जो सबीन आपने पहले भी कहा ना कि इसको मेंटेन रखना थ्रू आउट द ईयर, आपकी ट्रेनिंग्स एंड डाइट एंड एवरीथिंग, कि ज़ाहिर आप डाइट पे ज़्यादा करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ पे उसका इम्पैक्ट आता है, तो आपने बड़े एक राइट डाइट की तरफ भी जाना ताकि आपकी स्ट्रेंथ पे भी उसका इम्पैक्ट ना आए। सो आपकी वैसे डाइट क्या होती है? कौन सी चीज़ें जो कि आप पसंद हैं लेकिन नहीं खाती हैं और कौन सी चीज़ें जो नहीं पसंद लेकिन खानी पड़ती हैं? वो ये होता है कि अगर हम हमारा फाइट कैंप चलता है 2-3 महीने, लाइक ऑलमोस्ट 2 महीने हमें पहले बताया जाता है कि आपकी फ़ाइट है, तो उसके बाद हमें स्ट्रिक्टली हमें डाइट फॉलो करना पड़ता है, लाइक नो शुगर, इस तरह कार्ब कम करने पड़ेंगे, प्रोटीन ज़्यादा करना पड़ेगा हमारी बॉडी में। और उससे पहले थोड़ा सा चीट डेज होते हैं हमारे, बट ये कि मुझे मीठा पसंद है, पराठे पसंद है, तो मेरे सारे कट हो जाते हैं। तो ये होता है कि अब जब फाइट करीब होती है, 1 हफ्ता रहता है, तो पूरा क्लीन होता है, लाइक हमारे बॉयल नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ बॉयल चीज़ें और नमक भी कम उसमें, थोड़ा सा कम करके, और उसी टाइम आपका फ़ोन पूरा फुल हो जाता है मीठे से, खाने वगैरह, तो मैं सेव करती जाती हूँ कि आप सोच रहे होते हैं ना, तो वही चीज़ें नजर भी आ रही होती हैं बहुत ज़्यादा, वो फिर मुझे बहुत इमोशनल होती है उसकी। जी अनीता, अभी जब आपने स्टार्ट की 2017 के बाद से, जब आप और लड़कियों को देखती हैं, नॉट जस्ट इन गिलगित बल्तिस्तान, तो हमें कराची में भी लड़कियां नजर आती हैं जो कि इस गेम में आगे बढ़ रही हैं, कितना अच्छा महसूस होता है कि आपने उनके लिए रास्ता आसान किया, हमवार किया? बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि अभी बहुत सी फीमेल लाइक फाइटर बनने आ रही हैं और ट्रेनिंग कर रही हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इंटरनेशनल लेवल पर वो भी इसी तरह आएंगे इंशाल्लाह। कभी ऐसा हुआ नहीं था, कभी ऐसे बाजार गई हो, किसी जगह जा रही हो और लगा हो कि किसी ने जो है ना कोई शरारत की है, और उसे पता नहीं है कि शरारत अनीता के साथ हो गई है, फिर अनीता ने जवाब दिया हो एक हाँ, हुआ था मेरे साथ। कब हुआ था ये? बहुत पहले हुआ था, लाइक मैं डेंटिस्ट के पास गई थी G11 मरकज़ में, तो वहाँ पर अम्मी की कॉल आ गई, तो मैं पिक करने बाहर निकली, तो गलती से उस बंदे को पता नहीं था, तो ऑब्वियसली वो स्ट्रीट हरेसमेंट करने की कोशिश की उसने, तो मैंने वहाँ अपना फ़ोन छोड़ दिया, जूते निकाले, पूरा मरकज़ उसके पीछे भाग गया और उसको पकड़ के इतना मारा बेचारे, फिर सही सारे मुझे कह रहे थे बाजी मर जाएगा, इसको छोड़ दे बाजी। नहीं, बेचारा तो खैर नहीं था। हाँ, वो तो फिर बेचारा बन गया ना, बेचारा नहीं, ठीक किया, ऑब्वियसली ठीक किया, उसको मारना लाजमी था। सपोर्ट ही कर सकते, सेल्फ डिफेंस जो आपने बात की, मुझे लगता है ये हर लड़की को आना चाहिए, हर लड़की को सिचुएशन इस तरह की, खुदा ना खास्ता। जस्ट सेल्फ डिफेंस सबीन, वो जो आपके साथ कर रहा है, ना जाने कितनियों के साथ कर चुका होगा और आगे चल के कितनियों के साथ करता, तो एक लेसन उसे देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है ऑनेस्टली। ये सुन के ना वैसे ही बंदा इतना डिस्टर्ब हो जाता है, ओवरऑल भी अगर देखा जाए, बिकॉज हरासमेंट बेसिकली एग्जिस्ट भी करती है यहाँ पे। अनीता, ये खेल आपको जिस तरह एक डिसिप्लिन होता है, और स्पेशली जब आप फिजिकली इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिस तरह भी आपने वाकया भी बताया, आपको मेंटली कितना अच्छा लगता है कि आप मेंटली सेटिस्फाइड होती हैं कि आप कहीं जाएंगी तो कोई आपको देख नहीं सकता। हमारी बच्चियों के लिए सेल्फ डिफेंस, फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल फिटनेस, ये कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, ये ना कि हर कोई, मतलब आपके माँ बाप हर जगह आपके साथ नहीं होते, राइट, आपका भाई आपके साथ नहीं होता है, कुछ ऐसी चीज़, मतलब टाइम आता है जब आपको अकेले फैसले लेने पड़ते हैं, अकेला कहीं जाना पड़ता है। अमूमन हमारी फीमेल्स लाइक बहुत वीक होती है, उनको ये वीक नहीं है, बट उन्होंने अपने लिए एक माइंडसेट तैयार किया है कि नहीं, हम नहीं कर सकती, हम बहुत वीक है, हमसे नहीं होगा, मुझसे हो रहा है तो ऑब्वियसली आपसे भी होगा, राइट। तो बस ये है कि आपको मेंटली तैयार होना पड़ता है, आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। यहाँ पर बहुत से जिम है, पूरे पाकिस्तान में अभी जिम बने हुए हैं, आप वहाँ ट्रेनिंग करें। नहीं कर सकती, अभी यूट्यूब का लाइक इंटरनेट का ज़माना है, आप कहीं पर भी जाके सर्च कर ले, कुछ ऐसी वीडियोज़ देखें जहाँ से आपको स्ट्रेंथ मिलती है, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करे, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए अब
हर अवेलेबल है, फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। yes. अब तो बस आप करें, और ये बड़ा अच्छा है कि अब तो हमें स्कूल कॉलेजेस में भी नजर आ रहा है कि वहाँ पर भी अगर रुझान है आपका तो आपको सपोर्ट किया जाता है, आपके लिए स्पेशल क्लासेस अरेंज की जाती हैं, एंड इवन स्पेशली इन सिटीज़। अदरवाइज भी हमें नॉर्मल नज़र आता है कि जिम्स में जिस तरह आपने जिक्र किया फैसिलिटीज़ होती हैं शाम में बच्चियों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, और वो सीख रहे होते हैं, चाहे वो सेल्फ डिफेंस के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो आपने प्रोफेशनली उसे लेकर आगे चलना हो। छोटे छोटे एज से बच्चों को अब पेरेंट्स जो है ना वो डालना शुरू हो गए इदारों में कि जाएं, ट्रेनिंग करें, क्योंकि बचपन से ये चीज़ आपके अंदर डालना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बाहर बहुत लाइक बचपन से उनको सिखाया जाता है कि आप ये ट्रेनिंग कर ले, आप मोथाई की ट्रेनिंग कर ले। यहाँ पर थोड़ा सा कम है, बट आई रिक्वेस्ट कि जितने भी फीमेल्स, इवन हम सेल्फ डिफेंस सेमिनार्स भी करवाते हैं पूरे पाकिस्तान में, तो वहाँ पर ये कि इतना सीरियस नहीं लेती हैं, तो मुझे कभी कभी गुस्सा आता है कि आपको हम फ्री में ट्रेनिंग करवा रहे हैं, ऊपर से आप लोग नखरे कर रहे हैं। तो आप जितना हो सकता है आपको चीज़ को सीखें, और आगे आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। आप अपनी बहनों को सिखा सकते हैं, भाइयों को सिखा सकते हैं। तो ये चीज़ हम में बहुत कमी है। इस आपको क्यों लगता क्या ये कमी क्यों है? हमारी लड़कियां स्पेशली क्यों नहीं सीखती सेल्फ डिफेंस की तरफ? ये माइंडसेट है, इसको चेंज कैसे किया जा सकता है? जैसे आप खुद करेंगे फ्री ट्रेनिंग्स दे रहे हैं बट नहीं वो पार्टिसिपेट कर रही, क्यों? मुझे भी समझ नहीं आता, क्योंकि मैंने जितने भी हमने सेमिनार्स किए, बहुत कम लड़कियां मैंने देखी है जो आके सीरियसली मतलब सीखने की वो कोशिश करती है। बाहर ये है कि कोई आपको फ्री में देता है, तो मतलब कोई फ्री में ट्रेनिंग करता है तो लोग बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि भाई ये फ्री में दे रहे हैं, और चाहते कोशिश करते हैं कि जितना वो सीखे। यहाँ पर फ्री में भी दे रहे हैं आपको सारी चीज़ें, ट्रेनिंग फ्री में, लेकिन नहीं। शायद क्या इसकी वजह ये भी है कि एज अ फादर, एज अ ब्रदर, अगर हम अपने सोसाइटी में देखें तो हमारी कोशिश ये होती है कि अच्छा खुद प्रोटेक्ट करेंगे, अच्छा खुद साथ लेकर जाएंगे, कहीं पर जा रहे हैं तो एज अ फादर या एज अ ब्रदर आप साथ जा रहे होते, तो उस लड़की को शायद ये होता है कि मैं डिपेंडेंट ही हूँ अपने उस मेल पार्टनर पे, वो जिस भी लेवल पर है, कि अच्छा वो मेरे साथ है तो आई एम फीलिंग सेफ। शायद ये वजह भी है कि लड़कियों को एक वो माहौल दे दिया गया है कि अच्छा आपने अब्बू के साथ ही जाना है, भाई के साथ ही जाना है, अकेले कहीं नहीं जाना। तो वो कहते हैं अच्छा मैंने क्या करना है सेल्फ डिफेंस सीख के। अच्छा नहीं, बाज़ औक़ात क्या होता है मार्केट तक जाना है, भाई को साथ ले जाओ, भाई भाई को आप उंगली पकड़ के लेके जा रहे हो, लेकिन हमारा माइंडसेट जो है ना वो ये है कि आपने भाई को लेके कि भाई है साथ, और ऑब्वियसली नो मैटर व्हाट ये रिश्ते आपको प्रोटेक्ट करने के लिए जरूर होते हैं। लेकिन अदिता, आपने इससे पहले भी बात की कि हर जगह ये लोग साथ नहीं होंगे, आपकी मदर, आपके फादर, आपके बहन भाई। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपने आप को खुद इतना स्ट्रॉन्ग कर लें। यस, आप खुद प्लीज स्ट्रॉन्ग कर ले, ट्रेनिंग कर ले, खुदा का वास्ता है। और ट्रेनिंग इतनी मुश्किल भी नहीं है ना? नहीं इतनी मुश्किल नहीं है ऑनेस्टली। ट्रेनिंग की बात कर रहा एमएमए थिंग नहीं, कोई भी जब एमएमए के लिए भी आता है कि हम मतलब कोई भी नया जो बिगनर होता है, हम थोड़ी प्रोफेशनल के साथ फाइट करवा देते हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं, एंड देन जब वो सीखता है या सीखती है तब वो प्रोफेशनली फाइट करती है। और इसी तरह दूसरे जितने भी नॉर्मल लोग होते हैं, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए भी आता है, तो वो स्टेप बाय स्टेप वो ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम। लेकिन ये होता है कि फर्स्ट डे ही आप इतने कोई चैंपियन नहीं बन जाते हो। ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम, आपकी एक पूरे स्टेप बाय स्टेप जर्नी है, उस जर्नी को आपने फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अनीता, आखिर में जितनी लड़कियां इस वक्त हमें देख रही हैं जो खेलों में आगे जाना चाहती हैं, उनके लिए कोई मैसेज आप दे सकें? बस मैं यही कहूँगी कि आप ख़ुद को अप्रिशिएट करें। आप जो भी काम करती हैं, कोई भी अच्छा काम करती है, आप अप्रिशिएट करना लाजमी है ख़ुद को, और कभी भी ये ना समझे कि आप किसी से कम नहीं है, और मेहनत करें और नेवर गिव अप। जैसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि गिव अप आपने बिल्कुल भी नहीं करें। तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद, और अब हम बात करेंगे फोटोग्राफी की, फैशन फोटोग्राफी की। और ऐसे फोटोग्राफर ने आज हमें ज्वाइन किया जिनके क्रॉस सोशल मीडिया 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं माशाल्लाह। यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो पाकिस्तान के वन ऑफ द टॉप फॉलोअर्स में उनका शुमार होता है। बिग अचीवमेंट, बिकॉज आजकल जो कंपटीशन है कितना ज़्यादा सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, तो वो अब वो दौर चला गया। वो पुरानी, अगर आप अपने देखें ना,
अम्मी की शादी की वीडियो। बात मैंने कहा अपना ना कह दे मेरा। नहीं, वो ओवरऑल जब आप चाचू की पुरानी वीडियोस अगर देखते हैं ना, शादी की मूवी जब आप देख रहे होते तो वो एक चांद में से निकल रहा होता है एक। और मुझे भी याद है मेरे चाचू की शादी की जो वीडियो, उसमें मतलब मेरा पूरा फुटबॉल बन के ऐसे में ऐसे बाउंस करता हुआ दिखा रहा है। ऐसे बंदे को खींच के निकालते हैं स्क्रीन से। ऐसी बात है, स्टार बना दिया, बादल भी बनाते हैं, तो बड़े लोगों को देखा होता है। लेकिन देखिए जिस तरह से ट्रेंड चेंज हो गए हैं, और उन ट्रेंड्स को क्या हम अभी बैठ के हंस रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे हमें ये बहुत बड़ी चीज़ लगती थी कि जी हमारा इस तरह का जो है ना वो एक शॉट लिया गया है। सो वो वाली बात है कि जब आपका ट्रेंड चेंज होते हैं, आप देख रहे होते हैं, उसके साथ अपने आप को ढालना, ट्रेन करना, एंड देन क्लाइंट को सेटिस्फाई करना। क्योंकि पिक्चर्स के मामले में हर कोई बड़ा पॉजेसिव होता है। ये जो मेरे साथ बैठे हुए इज ऑल्सो वेरी पॉजेसिव। यस आई एम वेरी, वो कहते हैं ना परफेक्शनिस्ट तस्वीरों के मामले में, तो वो वाला हाल है। एक्चुअली क्या करें, कोई अच्छी तस्वीर ले ले तो मुझे खुशी होती है, कोई अच्छी तस्वीर ना ले तो मैं कह देता हूँ अच्छी तस्वीर आपने नहीं ली है। लेकिन जो इन्होंने मुझे कहा है, आप यकीन करेंगे, मैं तो फिर कुछ मामले में कहता हूँ ठीक है, बस सही है, ये बाजी नहीं होती। कहती नहीं, ये देखिए आपने हेडरूम नहीं दिया। मुझे पता था ये आने वाला है, और इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हो कि मेरी पिक्चर्स बड़ी कम होती हैं सेट की, पर मैं क्यों नहीं लगाती? इट्स बिकॉज मुझे तस्वीरें पसंद ही नहीं आती। वो बड़ी मुश्किल से कोई एक आध पसंद आ जाए तो मैं आई एम अ वेरी बैड फोटोग्राफर, लेट मी एडमिट दिस, आई एम वेरी बैड। मतलब मुझे नहीं लगता कि मेरे आसपास जितने लोग हैं कभी किसी ने मुझे कहा कि तुमने अच्छी तस्वीर ली है। 200%। तो जरा मुलाकात उनसे करवाते हैं जो इस काम के बादशाह हैं और जो खुश कर सकते हैं सारे लोगों को कि नहीं, हम आप जैसे हैं, हम उससे भी बेहतर मैं भी उनसे सीखूंगा, आपको दिखा सकते हैं। तो आज आपने थोड़े रूल्स उनके सीखने के, हेडरूम कितना देना होता है, स्पेशली इंस्टाग्राम की पिक्चर है, क्योंकि जब आप मुंह पे कैमरा रख के पिक्चर बनाते हैं, जब आप अपलोड करते हैं करना बंद कर, और जब आप उसको अपलोड करते हैं तो आपका सर भी कट जाता है, आपका मुंह भी इतना बड़ा आ रहा है। आप बताया करें ना, आप बताएं मुझे कि आपको पिक्चर इंस्टाग्राम के लिए चाहिए तो मैं अकॉर्डिंगली क्लिक करूंगा। ऐसा ही है। तो आप फैशन फोटोग्राफी की बात करते हैं तो हमारे साथ मौजूद है जी फैजान ने ज्वाइन की है, फैजी के नाम से सब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है फैजी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? जबरदस्त, बेहतरीन। 5 मिलियन फॉलोअर्स माशाल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि ये कितने अरसे का सफ़र है यहाँ तक पहुँचने का? सेम मुझे तो भी वैसे फील्ड में लाइक 10 ईयर्स हो गए, 10 to 14 ईयर्स हो गए मैं ऑलमोस्ट। और लाइक मैं जब था लाइक मैट्रिक में, ठीक है, तो उस टाइम मुझे शौक पड़ा था, तो उस टाइम से लेके सोशल मीडिया को थोड़ा बूस्ट करते यहाँ तक मामला पहुंचा अभी तक। क्या बात है, जबरदस्त। ये खुशी कितनी होती है कि यू आर वन ऑफ दोज फोटोग्राफर्स जिसकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है? अल्हम्दुलिल्लाह, असल में मैं खुद भी जो है ना, मेरे फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा थे, तो मुझे किसी ने ना स्क्रीनशॉट मुझे काफ़ी मैसेज किए हुए थे, किसी पेज पे लगी हुई थी मेरी पोस्ट। तो क्योंकि हम इसी तरह मेरे टिकटॉक पे भी लाइक वेरीफाइड अकाउंट पे हमारे जो हैं 2.6 मिलियन अभी होने लगे हैं सून। तो वो मुझे सबने स्क्रीनशॉट भेजे कि यार कंग्रेस, ये आपकी ना हेडलाइन लगी हुई है। तो मुझे खुद भी नहीं आइडिया था। तो मैंने कहा शायद कोई गलत लगी हुई है, लेकिन बाद में जब किसी ने भेजा किया तो फिर तो एक जो कहते हैं ना हैप्पीनेस, वो बहुत बड़ी थी मेरे लिए। एक्नॉलेजमेंट हो गई ना। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सोशल मीडिया की आपने बात की, चैलेंजिंग रहा आपके लिए? बिकॉज अब जिन लोगों को फोटोग्राफी करवानी होती है वो सबसे पहले पेज को एक मेंटेन करना, पहले तो एल्बम्स का होता था ना कि आपने एल्बम में दे दी अच्छी तस्वीर, या चले हार्ड ड्राइव में दे दी, यूएसबी में आपने किसी क्लाइंट को दे दी। अब ये होता है कि आपको सोशल मीडिया पे बड़ा अपीलिंग दिखाना होता है। असल में अभी एक तो ये है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों की मेंटालिटी लेवल जो है ना वो चेंज हो गया हुआ है। आपको अभी तो हम घर पहुँचते भी नहीं है तो रास्ते में हमें कॉल मैसेज, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती है, यार भाई पिक्चर भेज देना, भाई पिक्चर भेज देना। तो हमें कॉल्स और मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं भाई ऑन द स्पॉट जो है ना, हमने साथ में ऐसे अब टूल किट रखी हुई है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जैसे अब आजकल एआई का दौर है, इसी तरह हम लोगों ने सॉफ्टवेयर्स, ये सारी चीज़ें ना काफ़ी हमने लेटेस्ट रखी हुई हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं। लाइक अभी जो पहले कैमराज थे, आपको पता है DSLR थे, फिर SLR, DSLR, और अब मिररलेस की सीरीज़ चल रही है। तो मिररलेस में भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कैमरे हैं। फिर आपको लेटेस्ट किसी को अपने आप को मेनटेन करना है तो आपको अच्छा कैमरा, अच्छी बॉडी, अच्छे लेंसेज, और ये सारी चीज़ें आपके पास टूल किट जितनी अच्छी होगी वो उतना ही फिर आप उसको एक तो एम्बियंस में भी, आप इस एम्बियंस में भी ले सकते हैं पिक्चर्स, और इसी तरीके से आप बाकी फर्दर भी शूटिंग ना लो लाइट पे जो मिररलेस है इनको आप कैप्चर करवा सकते हो ऑब्जेक्ट को। अच्छा, एक तो आपने बस पिक्चर एक ले ली, एक होता है पिक्चर की बाद में पोस्ट पे ट्रीटमेंट भी, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है पोस्ट पे काम करना? सिर्फ जो भी लेटेस्ट कैमरे हैं ना उनमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती जी। आजकल जो हमारा ट्रेंड चल रहा है, पहले तो ये था ना फोटोशॉप का ज़माना था, अभी जो है वो लाइटरूम का सारा है, ठीक है। आप कलर ग्रेड कर सकते हैं प्रॉपर, ठीक है। और बैकग्राउंड, अब तो उसमें भी कुछ ऐसे फीचर्स लेटेस्ट आ गए हैं कि आप उसमें बैकग्राउंड से अलग से, ऑब्जेक्ट को अलग से,
ठीक है, फेस को कैसे ट्रीट करनी, सारी चीज़ें इसमें आ गई हुई हैं। नहीं, मैंने इसलिए भी सवाल रखा कि ये जो पोस्ट पे काम कर रहे हैं, ट्रीटमेंट हमारा होता है, इससे कितना फ़र्क पड़ता है एक्चुअल पिक्चर और फिर पोस्ट पे काम समझ लें कि 30% 40% हो जाता है। हाँ, लेकिन आजकल फेक एडिटिंग कोई एक्सेप्ट नहीं करता, वो आपको पता लग जाता है कि ये इस पे कितने % काम हुआ हुआ है। हाँ। इतनी बुरी बेइज्जती करती है, तस्वीर ही आपकी नहीं लग रही है। हाँ। वो भी बड़ा एक मसला लेकिन उसमें यह है कि आपको जो है ना कलर ग्रेडिंग का आपको खुद आइडिया होना चाहिए। जो आप खुद कैप्चर कर रहे हो तो उसके बाद आपको वो उस बंदे को एडिटिंग भी आती हो, ठीक है, कि उसको नॉलेज हो कि एडिटिंग आफ्टर, अगर मैं इस यहाँ पे ऑन सेट ये पिक्चर ले रहा हूँ तो इसको मैं आफ्टर ऑल एडिटिंग में कितना जो है ना और कलर ग्रेडिंग करके इन्हेंस कर सकता हूँ। अच्छा, कलर्स के पर्सपेक्टिव से जो आप बात करें, अक्सर हम पिक्चर्स ऐसी देख रहे होते हैं कि अब मतलब इतना वाइब्रेंट उस पिक्चर को बना दिया जाता है कि जो असल जो मॉडल होता है जिसकी भी आप पिक्चर ले रहे हैं, वो किसी ना किसी तरह से फेड होता है पिक्चर में नजर आता है। एक होता है ना, हमें एक पिक्चर चाहिए होती है जिसमें आप इनहेंस होके आ रहे हो। अब ये हो रहा होता है कि एडिटिंग की वजह से या आई डोंट नो कैमरास ऐसे आ गए, आप यू आर अब उसमें कैमरास में ट्रिक्स भी हैं ना। अच्छा, आप जैसे अब आप कह रही हैं थोड़ी ब्लरी आजकल चल रहा है, ठीक है, उस पे भी हम लोग क्यों चल रहा है ब्लरी? अब वो नहीं आता, नाक किधर है, आंख किधर है, मुंह किधर है, ब्लरी पिक्चर। दूसरा इतने कलर्स ना, वो येलो, ये एस्थेटिक जो अभी काम चल रहा है ना, लाइक लो लाइट एंगल में एस्थेटिक लुक शूट्स के लिए, अब कुछ ब्राइड्स हैं जो हमें कह रही होती है कि हमें लाइक फैशन फोटोग्राफी की तरह एस्थेटिक थोड़ा सा चाहिए। जैसे आजकल हमारे मोस्ट प्रोबेबली जो जितनी भी ब्राइड्स हैं वो सारी लोकेशंस पे, अच्छी लोकेशन पे जो है ना शूट्स करवा रही हैं, इंडोर शूट्स चल रहे हैं, आउटडोर शूट्स चल रहे हैं। तो मोस्टली जो वैसे हैं वो ज़्यादा जो हमारा चलता है वेडिंग का ज़्यादा चाहता है, क्योंकि फैशन में आपको पता है इतना ज़्यादा वो पसंद नहीं करते। लेकिन कुछ ब्राइड्स ऐसी होती हैं जिसमें से 5 से समझ लें 5 या 10% ऐसी ब्राइड्स होती हैं जिनको होता है कि हम इंडोर ही शूट्स करवाएं, वो भी एस्थेटिक लुक में, थोड़ा लो लाइट एंगल में, इस तरीके से। और इट्स बिकॉज आउटडोर के लिहाज से, बिकॉज मेकअप एंड एवरीथिंग, तो वो प्रॉपर टाइम निकाल के जाना, कपल शूट का एंड ऑल दैट, वो बहुत हेक्टिक नहीं होता। उसके बाद इवेंट के लिए आपकी एनर्जी वाले पूरे दिन और करना क्या, आपने शूट कराया आराम से। नहीं मतलब then you don't look fresh ना। नहीं, आजकल ये भी होता है ना, गर्मियों में जाते हैं शूट करवाते हैं, दोबारा सैलून जाते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर आप इवेंट पे जाते हैं, ये भी तो हो रहा है। गर्मियों में बहुत ज्यादा फेस होता है ब्राइड्स को स्पेशली, क्योंकि एक तो सफोकेशन इतनी, उसकी वजह से आपको एक स्वेटिंग भी, और फिर दोबारा रीटचअप के लिए काफी ज्यादा ब्राइड इस सीजन में गई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। नहीं, हमने तो देखा जी हमारे आसपास शादियों पे ब्राइड के साथ गए, पहले वो पूरा उनका शूट हुआ, बाद में कहा जब दोबारा सैलून जाना है 1 घंटे के लिए, ये नया काम शुरू हो गया है दोबारा। लेकिन हम तो क्लाइंट्स को जो टाइम देते हैं उस पर नहीं आते, तो फिर हम शूट नहीं करते, क्योंकि आप देखें जो चीज़ देख रहे हैं पेज पे, आप टाइम को फॉलो नहीं करते, तो फिर आप जो चीज़ देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम ये आता है कि आपको जो टाइम दिया जाता है गोल्डन टाइम, आप उसको मिस करके फिर आप कहते हो यार आपके पास अपनी लाइट्स नहीं है, कुछ ऐसा कर दे, कुछ ऐसा शूट कर दे। मेरा ख्याल है आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग ये चीज होती होगी कि एक तो चले वो आवर्स भी निकल गए, अलग बात आपका अपना टाइम वेस्ट होता है, ट्रैवल टाइम है, उसके बाद हम तो आधा घंटा समझ लें 1 आवर इस तरीके से ना पहले निकलते हैं कि यार हम जाके सेट देखें, टाइम देखें, क्योंकि हम तो ये कहते हैं ना कि जिसकी भी क्योंकि आपको पता है शादी तो एक ही दफ़ा होती है, लेकिन उसको भी अच्छे तकरीबन तो उससे ये ना कि अच्छा शूट उनको करके दें, ताकि जो पेज पे एक चीज़ देख रहे हैं वो भी हम उनको वही सेम उससे अच्छी जो है ना कोशिश करते हैं कि अच्छा उनको काम डिलीवर करें। लोकेशन का कितना फ़र्क होता है? अब जैसे आपने कैमरास की बात कर ली, या पोस्ट एडिटिंग में भी चीज़ हो जाती है, तो प्रॉपरली किसी पार्क में जाके या प्रॉपर लोकेशन में जाके शूट करवाना, अब लोग ज़्यादा इसको प्रेफर नहीं कर रहे, तो वो कहते हैं जी जहाँ पर उनकी आउटडोर है या मे बी मार्की है, वहीं पर ही किसी तरीके से अच्छे शॉट्स, नेचुरल शॉट्स वो ले लिए जाएं, एंड देन एडिटिंग में उसको बैकग्राउंड ब्लर करके एंड ऑल दैट उसको अच्छे से बना दिया जाए। अभी तो नेचुरल ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि जैसे अभी आप मोस्टली 1-2 हमारी ब्राइड्स से उन्होंने स्कर्दू बुकिंग की थी फॉर शूट्स, ठीक है, हाँ, और पूरी टीम गई है वहाँ पे, हमने शूट किया है, और इसी तरीके से बाकी जो स्कर्दू में नहीं थी, नहीं फॉर ओनली शूट, वो कहती है हमें नेचुरल्स जो है ना नेचुरल ब्यूटी चाहिए, बैकग्राउंड अच्छा चाहिए। हर एक की अपनी ख्वाहिशात होती हैं, जज्बात होते हैं, इनकी अब होगी ना, अब इनका पुराना जमाने की बात होगी। शुक्र है अच्छे वक्तों में हो गया, वरना स्कर्दू जा रहे होते।
कर दूं नहीं, सब नहीं जा रहे होते ज्यादातर लोग। कुछ क्लाइंट्स हैं जो होता है कि हम नेचुरल ब्यूटी उस हिसाब से ट्रेंड फॉलो कर रहे होते हैं ना, अगर ट्रेंड फॉलो करते करते कर दूं जाना पड़ता, फिर जाना पड़ता। सही बात है। वैसे ट्रेंड, अच्छा ट्रेंड्स के लिहाज से भी अगर देखा जाए, हो सकता है वो लोग आप ना फॉलो कर रहे हो, आप लोगों को पर्सनली वो ट्रेंड्स ना पसंद हो जो कि ऑलरेडी सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, क्लाइंट लेके आ गए कि ये लें जी, ये ट्रेंड है, अब मुझे ऐसी एक चीज़ चाहिए। थोड़ा समझाते हैं उनको कि नहीं ये अच्छा नहीं लगेगा, या आपका काम आपको डिफरेंट दिखाना होता है, हाउ डू यू डील? हम लोग तो देखे पहले एक मीटिंग्स कर लेते हैं या फिर कॉल कर लेते हैं, उनसे डिस्कशन कर लेते हैं कि आपके ये ड्रेसेस हैं, मेकअप आर्टिस्ट अच्छी हो, ड्रेसेस अच्छे हों। उसके बाद मेन चीज़ जो आपके इवेंट की लोकेशन वो बहुत मैटर करती है। अब जैसे पहले एक ट्रेंड होता था कि हॉल होते थे, वेडिंग हॉल थे, अब मार्कीज़ हैं, तो मार्कीज़ में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। जितना अच्छा एम्बियंस आपका होगा, डेकोर अच्छा होगा, फिर उसके जो आपके एडिटिंग और ये सारी चीज़ें वो भी बहुत ज़्यादा लेस हो जाती हैं, और आपको ये सारी चीज़ें फिर प्रॉपर प्रोफेशनल उस पर जो है ना नज़र लुक आती है कि आपकी पिक्चर्स कितनी अच्छी आएंगी। अच्छा, इंडोर इवेंट और आउटडोर इवेंट आप लोग जब जाते हैं, आपको क्या लगता है कि ज़्यादा अच्छा शूट कहाँ पर होता है, इंडोर इवेंट्स में या आउटडोर इवेंट्स में? वैसे मुझे खुद जो बेसिक पसंद है वो आउटडोर ही है। आउटडोर ही अच्छा होता है। हाँ, इंडोर में देखे काफ़ी ज़्यादा सेट को आउटडोर में हेज हो, आपकी तस्वीर ही अच्छी ना आए, बारिश हो जाए, कोई मौसम ख़राब हो जाए, धूप बहुत तेज़ हो जाए, गोल्डन आवर आपको ना मिले, इंडोर का पता ना कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। ये बात भी वैसे होती है कि वो चैलेंजेस कम होते हैं। चैलेंज कम है, लेकिन उसमें यह है कि आप इंडोर में आपके लाइट्स अपने हैं कि आपको टाइम भी ज़्यादा कुछ हो जाए तो आप ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो, जो आपकी कुछ आपकी अगर परसेंटेज रह जाती है शूट की। अब आउटडोर में यह है कि अगर आपने प्रॉपर गोल्डन टाइम पे करना है तो फिर गोल्डन टाइम अगर मिस हो जाता है तो ज़ाहिर सी बात है जो आपको कौन सा होता है, कितने बजे से कितने बजे तक? अभी जो है लाइक वो 5 बजे लाइक मगरिब से पहले जब सनसेट हो रहा था ना, वो सर्दियों का जो सनसेट हो रहा वो गोल्डन टाइम उसको हम कह रहे थे। समझ लें कि अब सर्दियों में तो पता है जल्दी से सनसेट हो जाता है और गर्मियों में फिर थोड़ा लेट होता है। तो वो जो टाइमिंग्स है ना उस पर आपको एक तो सॉफ्ट लाइट मिलती है, ठीक है, और उसके साथ साथ फिर आपको बैकग्राउंड और जो एक गोल्डन टाइम की लाइट जो थीम आता है ना वो बहुत जबरदस्त। गर्मी है तो तकरीबन 5:30 का टाइम होगा और सर्दी है तो 4 बजे। हाँ, लाइक कितना होता है 4:15 तो कम से कम। और इस मोमेंट पे आपकी अच्छी वीडियोस पिक्चर्स आ जाती हैं लोकेशन पे, तो बहुत जो है ना एक नेचुरल लुक उसकी शूट सी बहुत अच्छी आती है। अच्छा, आपके साथ भी मल्टीपल टाइम्स ऐसा शायद हुआ हो, मतलब मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि क्लाइंट के कि हमने हायर किया था, हमें आपकी फोटोग्राफी पसंद नहीं आई, वो रील्स की पर्सपेक्टिव से हो, या वैसे रील्स का काफ़ी ट्रेंड है ना, छोटी छोटी रील्स बना के लोग वही प्रेफर कर रहे होते हैं। हाँ जी, नहीं मेरी रील्स तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी मोस्टली वायरल जाती हैं, लेकिन जो है शुरू से अभी भी मेरे जो यूट्यूब पे थे मेरे शॉर्ट्स 10 मिलियन को टच किया उसने। अच्छा, और मेरे सबसे ज़्यादा जो रील्स है आप देख सकते हैं सारे मेरे पेज पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग जाती हैं रील्स। ऐसा क्या खास करते हैं आप उन रील्स में? मेरा बस रील्स एक तो यह है कि BTS हमारे अच्छे होते हैं, ठीक है, और सेकंड जो आपको कैमरामैन खुद हो, तो अब अगर फ़ोन पे मैं ले रहा हूँ ज़्यादा मेरे आईफोन्स के ही होते हैं शॉर्ट्स, लेकिन प्रोफेशनल फिर अब आजकल जैसे ट्रेंड चल गया हो तो हमने फिर उस हिसाब से अपने जो है ना कुछ रील्स ब्राइट स्पेशली मुझे कह रही होते हैं कि चलें 1-2 रील्स प्रोफेशनल कैमरे से भी दे दें, तो वो भी हम फिर उसको कैप्चर करके दे रहे होते हैं। मैंने कुछ फोटोग्राफर्स देखे जी, दे वेरी फेमस, नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट ये होता है कि वो अक्सर रील्स नहीं अपलोड कर रहे होते, वो कहते हैं जी हम अपनी वीडियोस वेडिंग की अपलोड नहीं करते, कोई इसको कॉपी ना कर दे, बिकॉज हमारा वो एक सिग्नेचर स्टाइल है और हम चाहते हैं कि हम उसको अपने पेज पे ऐसे ना अपलोड करें, हमारा काम जो है वो डिफरेंट ही दिखे बाकियों से। नहीं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिसेंट इवेंट था तो मेरी क्लाइंट अभी तक सर वो मुझे, क्योंकि जो है ना मैं बिज़ी था कुछ, तो उन्होंने कहा कि आप खुद क्यों नहीं पोस्ट की। लिटरली मेरे पास अभी भी टेक्स्ट पड़े हैं उनके कि हमारा बारात का आपने पोस्ट करवा दिया टीम से कह के, बाकी फर्दर भी करें, क्योंकि एक तो इजी हो जाता है, आप तो उस टाइम अपने इवेंट एंजॉय कर रहे होते हैं तो टीम फिर जो है ना बिहाइंड द सीन सारा आपको कैप्चर कर रहा होता है, तो आप हर एक तो फ़ोन लेके अपने शूटिंग करें तो फिर हम लोग वहाँ पे जाएं तो एक तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए होता है। एक तो बच्चे आ रहे हैं, फिर उसके बाद उनको सबको इतना मैस क्रिएट हो रहा है। अच्छा, जो हमने मूवमेंट लेना होता है ना तो वो बच्चा सेट करने में लग जाता है कि भाई इनको पकड़े, हम जो है ना वो शॉट ले लें। एंट्री का होता है ना, स्पेशली ब्राइड्स की एंट्री पे से गुजर रहे होते हैं ऐसे, मतलब मैं तो कहती हूँ ब्राइड को ही ना एक आध इवन के स्पॉटलाइट की जब मोस्टली टाइम पे एंट्री होती है ब्राइड की तो उस पर बहुत ज़्यादा कोई स्पॉटलाइट के क्रॉस कर रहा है, कोई लेफ्ट आ रहा है, कोई राइट आ रहा है,
तो जो हमने तो अभी लास्ट टाइम जो है ना इवेंट पे भी ये चीज़ क्लाइंट को बोली थी कि आपने खुद मैनेज करना है, लेकिन कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं नहीं सर आप कहें हम कहेंगे तो हमारी नाराजगी होगी, आप कहेंगे आपका बाइंड नहीं करेंगे। बात तो ठीक है वैसे। तो उनके माँ बाप आपको कहते नहीं वैसे नहीं कहते, इतना फोटोग्राफर्स को नहीं कहते, हम लोग नहीं कहते, लेकिन यही है कि जो सम टाइम ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा अगर बच्चे हों तो फिर आपको होता है सिर्फ आप एक तो स्टेज के ऊपर बाकी सारे जो मोमेंट्स है कैंडिड मोमेंट्स हम ले रहे होते हैं वो मिस हो जाते हैं। इवेंट का नाम बदल दिया करें, ये बर्थडे पार्टी है। हाँ इट्स नॉट अ वेडिंग, इट्स अ बर्थडे पार्टी। लेकिन हाँ ये मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि सबीन की शादी पे जो जाए इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा वक्त लाए, तो जो बच्चों वाले हैं वो ज़रा एहतियात से जाएं, और अगर बच्चों वाले जा रहे हैं तो बच्चों को साथ बांध कैसे रखें, क्योंकि सबीन ने यूँ कर देना, सबीन ने इशारा कर दिया है। प्लीज डोंट डू दैट। अभी एक इवेंट पे ऐसा ही हुआ था कि लाइक हम लोग शॉट ले रहे थे तो आपको पता है स्पॉटलाइट पे लाइट्स जो है ना वो ऑफ कर लेते हैं, तो एक बच्चा भागता हुआ आया, वो आके डायरेक्ट मेरे कैमरे के साथ टच किया और लिटरली उसका बिल्कुल ये यहाँ पे ना पूरा वो जो है ना ये साइड चिक्स पूरी जो है ना रेड होगी प्रॉपर। लेकिन अब मेरा जो है ना वही कहने की बात है कि अब उसको कुछ और कहीं आई पे या किसी और मेन इंजरी हो जाती, तो हमारे लोगों को ये चाहिए कि अगर आप इवेंट पे बच्चों को लेके आते हैं तो खास तौर पे उनको आप थोड़ा सा नहीं इवेंट में 2 बाउंसर्स भी रख लें, फिर ये होना भी चाहिए फैमिली में, मतलब आप थोड़ा सा 2-4 लोग ना तीन इधर खड़े हो, सो दैट वो ओवरऑल, बिकॉज देखिए ये पेरेंट्स को ना इस चीज को बड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है कि किसी का मूवमेंट जो है वो किसी तरह मिस ना करवाएं। ऐसा कि नहीं। अच्छा वैसा मुझे बताएं, एग्री कर रहे हैं आप मेरी बात से कि नहीं कि पेरेंट्स को अब अगर हर कोई अपने अभी तो मेरी शादी होनी है, इन दोनों की शादी नहीं हुई ना, इन दोनों के बच्चे नहीं है, इसलिए बातें ऐसे कर सकते हैं। एज अ पेरेंट मैं ये बात बिल्कुल नहीं सुनूंगा। नहीं कंट्रोल करके रखे ना बच्चों को, देखिए अगर एंट्री हो रही है तो आपकी तस्वीर क्या पता उस बच्चे की वजह से अच्छी आ जाए। अरे नहीं उनको बहला देना, ये कह रही हूँ कि आप थोड़ी किसी एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व कर लें, बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं। पूछेंगे 10 साल बाद से। थैंक यू सो मच, ठीक है बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा आपका काम है, बहुत आगे आपका काम जो है, और नए ट्रेंड आप भी सेट करते जाएं, बिकॉज ट्रेंड सेटर्स बड़े जरूरी हैं कि जो काम चल रहा है उनको ना लेके चला जाए, नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई जाए, जो कि आप ऑलरेडी भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। और जब हम ट्रेंड सेट करने की बात कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे हमारे लोग ऐसे जिन्होंने वाकई ट्रेंड सेट कर दिए हैं। वो ये कि आप जॉब प्रोवाइड करने वाले हों, ना कि ये कि आप जॉब जो है वो सीख करने वाले हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम कहते हैं ना मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम हम अपनी यूथ को इस चीज़ पे एम्पावर कर रहे होते हैं कि आपने किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना है। लेकिन क्या होता है, फर्स्ट स्टेप लेते हुए हम सब डर रहे होते हैं, क्या किया जाए, कितनी इन्वेस्टमेंट की जाए, आइडिया कैसा हो, हम अपनी फर्म कैसे बनाएं, हम किस तरह से एक चीज़ को स्टार्ट करें। सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हम सबके माइंड में चल रहे होते हैं कि आखिर किया जाए। अच्छा इसमें समीन समटाइम्स होता है आपके पास इन्वेस्टमेंट होती है तो विजन नहीं होता, विजन होता है इन्वेस्टमेंट नहीं होती। सो आज का जो मौजू है हमारा कुछ इसी से जुड़ा हुआ भी है, स्पेशली फॉर द यूथ एंड स्पेशली हमारी ख़वातीन लड़कियाँ अगर अभी भी डिग्री की है या लास्ट सेमेस्टर में एंड थिंकिंग अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट, तो उनके लिए सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। घर बैठे अगर आप करना चाहते हैं, आप स्टार्ट करना चाहते हैं कुछ नया बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, जो सभी आपने बात की ना फेयर्स होते हैं, तो कैसे आपने उन फेयर्स से आगे बढ़ना है। तो आज इसी पर हमें गुफ्तगू करने हमें ज्वाइन किया हमारे मुमताज़ साहिबा ने, एंटरप्रेन्योर हैं और एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करती हैं स्पेशली फॉर यूथ एंड वुमेन कि कैसे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव जो है प्लेटफॉर्म है मेरे लिए। आई एम ऑनर्ड टू बी हियर। हमारे साहब आप बुनियादी तौर पे आपकी नज़र में क्या गलतियां हैं जो हमारी यूथ की तरफ से हो रही होती हैं कि वो स्टार्ट नहीं कर पा रहे होते? आइडिया भी समटाइम्स होता है, समटाइम्स होता है कि अच्छा उस आइडिया के लिए बहुत कैपिटल भी रिक्वायर्ड नहीं होता, बट वो नहीं कर पा रहे होते। जी देखें, सबसे पहले तो मैं आपका ये जो कॉन्सेप्ट है एंटरप्रेन्योर का, ये क्लियर करना चाहती हूँ, बिकॉज इसलिए क्योंकि बहुत से लोग बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप को मिक्सअप करते हैं। वो समझते हैं कि हमें कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट करनी है वी आर एंटरप्रेन्योर, हालांकि ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो लोग, इस दो चीज़ें जो होती हैं एंटरप्रेन्योर होने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। एक चीज़ जो है कि यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट इट, आपको पैशनेट होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। सेकंड चीज़ ये है कि आपको
किसी भी माशरे में कोई भी मसला हल करने के लिए अपनी जो है कंट्रीब्यूशन करनी होगी। किस तरीके से, कोई जिद्दत करके, कोई इनोवेशन करके, कोई क्रिएटिविटी से, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अगर आपके पास ये 2 चीज़ें होंगे तब आप अपने आप को एंटरप्रेन्योर कह सकेंगे। अदरवाइज बिजनेस इज समथिंग एल्स। बिजनेस वो होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल ऑलरेडी मार्केट में एक चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, कोई सर्विसेज कर रहे हैं आप उसकी, तो उसको कंटिन्यू करना या उसको कॉपी करना वो बिजनेसेस हैं। आप कैसे खाती हैं? मैं कंफ्यूज हो रही हूँ आपकी स्टेटमेंट में। तो वही मैं कह रही हूँ, सबसे पहले हमें कंफ्यूजन, आप कह रहे हैं ना, यूथ को कंफ्यूजन। ऐसा नहीं होता, आपके पास आइडिया है, आपने एक चीज को स्टार्ट किया है, स्टार्टअप है आपका, ठीक हो गया, आप उसको लेकर चल रहे हैं, एंटरप्रेन्योर तो आप हैं ना, विजन तो आपका है, लेकिन ऑब्वियसली यू हैव टू अर्न एट द एंड ऑफ द डे। सॉरी टू कट यू, एंटरप्रेन्योर तब होंगे जब आप उसी जो एग्जिस्टिंग चीज में कोई नई चीज लाएंगे। अच्छा, जो इनोवेशन अगर आपने इनोवेशन अगर आपने कोई की ना, तो वो जो है आपकी, आप तब उस एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में आते हैं। वो तो कम्युनिटी सर्विस नहीं है। कम्युनिटी सर्विस इसको आसान करते हैं। वैसे तो आप क्या करती हैं, लोगों को बिजनेस मैं उस तरफ आना चाह रही हूँ, मैं बिल्कुल इसी तरफ आना चाह रही हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ डिफाइन करने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि माइंड में आप हैं क्या, ठीक है ना। तो अब उसके लिए क्या करना चाहिए यूथ को या वुमेन को स्पेशली, कि सबसे पहले जो भी उनके पैशनेट उनके पास है या जो भी स्किल है उनके पास, या जो थोड़ा बहुत नॉलेज है, उसको किस तरीके से मार्केट में फिट इन कर सकती हैं, क्योंकि मार्केट्स में बहुत गैप्स होते हैं, ठीक है ना। उन गैप्स को आपने फिल करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। फूड के बिजनेसेस हर कोई करता है, क्लोथिंग के बिजनेसेस हर कोई कर रहा होता है, लेकिन आपने क्या यूनिक चीज़ मार्केट में लाई है that you know present yourself to be an entrepreneur। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, कैसे स्टार्ट किया जाए, क्योंकि हम अपनी यूथ को अब एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ उनका रुझान लाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें। अब कैसे स्टार्ट किया जाए? अच्छा, स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका विजन क्लियर होना चाहिए। मैं तो हर एक को यही मशवरा देती हूँ, क्योंकि मैं अपने प्लेटफॉर्म पे भी लोगों को यही गाइडेंस करती हूँ कि आपको माइंड में ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आपने अपने आप को आइंदा 10 सालों में कहाँ देखना है। ओके, ठीक है ना। अगर आपका विजन क्लियर होगा तो आप अपना रोड मैप अकॉर्डिंगली उस तरीके से आप उसको फ्लो कर सकें। एग्जैक्टली। तो मैं हर एक को यही जो है एडवाइस करती हूँ कि अपना विजन सेट करें, उसके अकॉर्डिंगली अपने गोल्स एंड टारगेट्स को सेट करें, ऑब्जेक्टिव्स को अपने विजन के मुताबिक। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा विजन है कि मैंने यूथ को एम्पावर करना है या ख़वातीन को एम्पावर करना है, तो मैं अपने गोल एंड टारगेट उसके लिहाज से सेट करूँगी कि मुझे आइंदा 5 सालों में ये चीज़ें अचीव करनी है, ये अवेयरनेस क्रिएट करने, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है मुझे। तो मैं अपने गोल सेट करूँगी अकॉर्डिंग टू माई विजन, ठीक है ना। इसी तरह जो भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना विजन क्लियर करें और फिर अपने जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंगली करें। क्योंकि देखें ना, कोई भी चीज़ होती है उसके लिए आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टमेटिक होना बहुत ज़रूरी होता है। आप मार्केट में जाके नहीं कह सकते कि हाँ मुझे ये बहुत अच्छा आता है और मैंने शुरू कर देना है। तो वो ये कुछ अरसे तक तो वो सर्वाइव करेगा, लेकिन 2 साल 3 साल उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज आपके पास कोई प्लानिंग ही नहीं होती। इसलिए हम लोग जो है वुमेन को एंड यूथ को यही, बल्कि हर एक को जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं या स्टार्टअप्स होते हैं उनको हम यही कहते हैं, हम फोकस भी करते हैं उनको कि आपका बिजनेस प्लान क्लियर होना चाहिए अपने माइंड में, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि फिर आप उसको फॉलो कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू फॉलो दो स्टेप्स जो आपने प्लान किए होंगे। एंटरप्रेन्योर्स फेल क्यों होते हैं? इसी वजह से फेल होते हैं बिकॉज वो जिस मार्केट में जंप करते हैं उस मार्केट में वो ट्रेंड नहीं होता या उस गैप को फिल नहीं कर रहे होते, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, मेरा पैशन है कि मैंने बेकिंग करनी है, अब मैं बेकिंग उस जगह पे कर रही हूँ जहाँ पे हज़ारों लोग बेकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर एक जैसी मोनोटोनस होगी और सैचुरेशन उस मार्केट में होगी, तो कुछ अरसे के बाद वो आपका बिजनेस खत्म हो जाता है। मार्केट में सबसे पहले आपने देखने की ज़रूरत किस चीज़ की है? एग्जैक्टली ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप गैप को फिल कर रहे हैं तो वो चीज़ उठेगी। देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक छोटी सी एप्लीकेशन है व्हाट्सएप की, ठीक है ना। जब ये इंट्रोड्यूस हुई थी, ये कमी तो पूरी कर रही थी मैसेजिंग की, लेकिन इतना इंस्टेंट जो है सर्विसेज कोई भी नहीं दे रही थी। तो उसने, आप देखें थ्रू आउट द वर्ल्ड किस तरह अपनी मार्केट बनाई है। आप देख रहे हैं ना इसी तरीके से। अब मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट का विज़न बताती हूँ कि जब उन्होंने अपना स्टार्ट किया था विंडोज़ का, उनका विज़न ये था कि हम आइंदा 10 सालों में हर डेस्क पे डेस्कटॉप देखना चाहते हैं। सही। और आज देखें एवरीवन इज़ यूजिंग लाइक दिस, ठीक है। सो इसी वजह से अगर आपका विज़न क्लियर होगा
और आप प्लान उसके अकॉर्डिंगली करेंगे तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे। और पाकिस्तान में स्पेशली ख़वातीन को एम्पावर करना ज़रा हम सब समझते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटरप्रेन्योर्स की तरफ उनको लेकर आना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन इस साइट पर आए। आपका प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है? देखिए, मेरा प्लेटफॉर्म इसलिए यूनिक है क्योंकि मैंने ऑर्थोडॉक्स किस्म का जो स्टाइल है वो अडॉप्ट नहीं किया। मैंने ख़वातीन को अवेयरनेस दी है थ्रू माई सोशल मीडिया। मैंने वर्चुअल वुमेन कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करवाई हैं। मैंने फ़िज़िकली भी जो है वुमेन की कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करवाई हैं ताकि उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जा सके जिसमें वो एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग कर सकें, एक दूसरे को गाइड कर सकें, एक दूसरे की सर्विसेज यूज़ कर सकें, एक दूसरे के साथ अपनी कम्युनिकेशन कर सकें। ये चीज़ें ना बहुत कम है पाकिस्तान में। बिकॉज आप किसी भी इलाके में हैं, आप दूसरे इलाके की ख़वातीन से, एंटरप्रेन्योर से आप किस तरह से कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज बाजू का आप अच्छे आइडियाज भी उनसे ले रहे होते हैं। वैल्यू एडिशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है? वैल्यू एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज इसलिए क्योंकि अगर आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, डेफिनेटली कोई चीज़ तो आपके अंदर, आप 100% तो परफेक्ट नहीं होते। तो जब आप वो शेयर करते हैं तो दूसरे की भी हेल्प आउट होती है उससे। जिस तरह अगर मैं करवाती हूँ वुमेन वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस, ख़वातीन के लिए अमूमन बहुत मुश्किल होता है कि वो घरों से निकले। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में यही प्रॉब्लम होता है कि अपनी फैमिली के साथ घरों से निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेरा जो है उसका यही फ़ायदा होता है कि मैं उनको गैदर कर लेती हूँ ऑनलाइन ही। वो एक दूसरे को असिस्ट कर सकती हैं, एक दूसरे की सर्विसेज, इवन जो बड़े ब्रांड्स हैं उनके साथ कनेक्ट करवा देती हूँ ताकि उनकी सर्विसेज उन बड़े ब्रांड्स वाले भी यूज़ कर सकें। फॉर एग्जांपल कोई फैशन डिज़ाइनर है जो अपने स्मॉल स्केल पे बिज़नेस करना चाहते हैं तो मेरी ये कोशिश होती है कि उसको किसी बड़े ब्रांड के साथ कनेक्ट करवा दूँ ताकि उसके जो एक्सपर्टीज़ हैं वो बड़े ब्रांड वाले भी यूज़ कर सकें। ठीक है, यही होता है ना कि वैल्यू एडिशन आप कर लेते हैं अपनी सर्विसेज या अपनी प्रोडक्ट्स में इसी फॉर्म में। ग्रेट माय साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इसी तरह से काम करते रहें। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बहुत से प्लेटफॉर्म्स जो काम कर रहे हैं स्पेशली फॉर यूथ एंड फॉर द वुमेन, ये इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की तरक्की के लिए आगे बढ़ने के। हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और ज़बरदस्त मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे। बहुत ही अच्छे मौजू पर हमें बात करनी है। रहिए हमारे साथ। दिस इज़ राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब जरा बात करते हैं मौसम सरमा के हवाले। सरमा ही कहते हैं ना विंटर्स को? जी जी जी। सरमा के हवाले से हम जरा बात करते हैं कि ऐसी कौन सी स्किन कंडीशंस, हम अक्सर स्किन केयर की तो बात कर रहे होते हैं कि ऑयली स्किन वाले क्या करें, कॉम्बिनेशन स्किन वाले क्या करें, ड्राई स्किन वाले क्या करें, लेकिन कुछ स्किन कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि विंटर्स में हर तरह से अगर देखा जाए तो वो क्या होता है, ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, ट्रिगर हो जाती हैं, ट्रिगर कर जाती हैं। एग्जैक्टली। सो वो कंडीशंस कौन सी हैं, आज हम उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। रोज़ेशिया है, एक्जिमा है, बहुत सारी और कंडीशंस हैं। सो वो उनको आप किस तरह से विंटर्स में मैनेज कर सकते हैं। हमें ज्वाइन किया है एस्थेटिक फिजिशियन एंड सर्जन है, हमारी फेवरेट डॉक्टर आमना उस्मान ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम शुएब, एंड nice to see you on this platform. Thank you so much. And nice to see you it's a pleasure to be here. Thank you very much. आप खुद क्या कर रही हैं अपनी स्किन के साथ इस मौसम में, पहले ये बताएं। मैं सिर्फ नींदें पूरी कर रही हूँ। So it's giving a nice glow. ये आपने गर्म पानी भी आज से शुरू कर दी है? वो इसलिए कि सर्दियों में जहाँ स्किन के इश्यूज बढ़ जाते हैं, फ्लू, नज़ला, जुकाम भी बढ़ जाता है, गले के इश्यूज, एंड थ्रोट इचिंग, तो इसलिए मैंने कहा जरा आवाज़ निकलती रहे ड्यूरिंग द शो, ताकि अच्छी बातें सबको बता सकते हैं। डॉक्टर साहब, कौन सी स्किन कंडीशंस हैं जो कि विंटर्स में ट्रिगर करती हैं? ओके सर, देयर लॉट। जैसे आपने तस्करा किया रोज़ेशिया का, एक्जिमा, सोराइसिस, और सबसे इम्पॉर्टेंट हेयर फॉल, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, जो बालों के अंदर खुश्की आ जाती है, ये सब बढ़ जाता है। और जो बाकी एग्जिस्टिंग लीजन्स हों, जैसे अगर एक्नी हो, मलाजमा हो, क्योंकि हमारे घरों में आदत होती है ना कि सर्दियों की धूप को धूप नहीं समझते, बाहर बैठ के माल्टे शाल्टे खा रहे होते हैं, धूप लगवा रहे होते हैं, तो अगर आप धूप में बैठेंगे, सर्दियों की हो या गर्मियों की हो, तो आपका मलाजमा भी बढ़ सकता है। ठीक है। और सम टाइम एक्सट्रीमली ड्राई स्किन लीड्स टू पर्जिंग, एक्नी बढ़ जाती है आपकी। तो ये कुछ मोर कॉमन कंडीशंस हैं जो सर्दियों में धूप में ना बैठें। सर्दियों में धूप में ना बैठें, और अगर आपका विटामिन डी कम है तो उसकी गोली खा लें
ताकि आपका छाइयाँ ना बढ़ें। अच्छा, सूरज की शुआएं इतनी हमारी स्किन के लिए खतरनाक आई मीन नॉट इतनी खतरनाक, लेकिन हाँ कुछ स्किन कंडीशन से वर्स हो जाती हैं। तो अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग मलाजमा वगैरह है तो फिर उसको अवॉइड करें, और अगर आपने सन बात करना है तो एटलीस्ट फेस के ऊपर सन ब्लॉक लगा लें, देन यू कैन मैं यही पूछना लगी थी, अगर हम सन ब्लॉक लगा कर धूप में बैठ जाते हैं तो क्या उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है? आई मीन डिपेंड्स कि आप कैसे, हाँ एग्जैक्टली अगर आप सन ब्लॉक लगा के धूप बैठ जाते हैं, आई एम श्योर कि धूप नॉट दैट एक्सट्रीम धूप, माइल्ड किस्म की धूप हो, सन ब्लॉक लगा के आपने 10-15 मिनट गुजार लिए ठीक है, लेकिन एक्सट्रीम समर है या एक्सट्रीम सनलाइट है और आप 4 घंटे धूप में बैठ के माल्टे खा रहे हैं, डजंट मेक यू नो डिसेंट कॉम्बिनेशन। या ऐसा करें कि इस तरह बैठेंगे पीछे से धूप पड़ रही हो। एग्जैक्टली लेकिन धूप जो है ना उसने आना है हर तरफ से ना, सो यू इट्स मोर ऑफ अ यूवी लाइट, ठीक है, सो इट विल बी ऑन द फेस फ्रॉम ऑल ओवर, बेशक आप कमर करके बैठे या बेशक आप फेस करके बैठे। विटामिन सी जो है वो तो माल्टे घर के अंदर बैठ के खाएं। नहीं, विटामिन सी जो आप खा रहे हैं वो आप कमरे में बैठ के खा लें, विटामिन डी की गोली खा लें। हाँ, तो जो आजकल ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू आजकल भी देखने में आ रहा है, दैट इज हेयर फॉल। इट हैज़ रिजन बैडली। आई मीन हमने इतने हेयर फॉल काफ़ी सारे सालों से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतना हेयर फॉल नहीं देखा जितना हम इस सीज़न में देख रहे हैं। मे बी बिकॉज ऑफ सेबोरिक डर्माटाइटिस, मे बी बिकॉज ऑफ द पुअर शैम्पूज अवेलेबल, और ये जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, और फिर आजकल DIY होम रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और फिर यूट्यूब डॉक्टर और फिर गूगल डॉक्टर और फिर यू नो व्हाट नॉट एंड व्हाट नॉट। आपने इस बारे में क्या पढ़ा अभी तक कि इस दफ़ा ज़्यादा केसेस क्यों रिपोर्ट हो रहे हैं? आई मीन हेयर फॉल इट्स एवरीवेयर, जिससे पूछो कहते हैं हेयर फॉल। यस, अ लॉट ऑफ हेयर फॉल, दे कैन बी मेनी रीजंस, जिसमें मुझे ये लगा है कि सब स्टैंडर्ड शैम्पूज एंड सब स्टैंडर्ड हेयर क्रीम्स एंड सीरम्स और प्रोसेसिंग, एक, और नंबर 2 हमारे आजकल के यूथ बहुत शौकीन हो गया और इक्विपमेंट बहुत यूज़ करते हैं हेयर के ऊपर, ड्रायर जेल्स बहुत यूज़ करते हैं, ड्रायर्स एंड जो आपके स्ट्रेटनर्स हैं उससे, और फिर प्रॉब्ली हमारा डाइट काफ़ी डेफिशिएंट है, एंड जो हमारा सारा क्लाइंट है वो बड़े एक मार्केट का फॉर्म्ड प्रोडक्ट खाना शुरू हो गया है, जबकि घरेलू खाना जो है वो अवॉइड करते हैं। सो इट्स मोर ऑफ अ रिप्लेसमेंट ऑफ अ हेल्दी फूड विद ऑल द जंक फूड। तो ये सारी रीजंस हैं। फिर यू नो लैक ऑफ स्लीप, आपके अंडरलाइंग डेफिशिएंसीज, विटामिन डी डेफिशिएंसी, स्ट्रेस ऑब्वियसली। तो अगर आप जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आपकी हैं अगर आप उनको पूरा कर लेते हैं तो आपका हेयर फॉल रुक जाता है? ओके, डिपेंड्स, क्योंकि सम टाइम अगर आपका हेयर फॉल इतना एक्सटेंसिव है जो आजकल हम देख रहे हैं, तो फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं, उसमें मेडिकेशंस कर सकते हैं, कुछ आजकल बड़े रिसेंट ट्रीटमेंट्स हैं उसकी तरफ जाया जा सकता है, लेकिन हाँ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को पूरा करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर साहब, स्किन कंडीशंस के पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए, एक तो आपने बताया कि जो ड्राइनेस हो जाती है बालों में, सॉरी, लेकिन उसमें ये होता है कि जो ड्राइनेस है उससे भी हेयर फॉल आपका हो रहा होता है, और क्या किया जाए? बिकॉज जो आपका सिबोरिया है ना, आपके सर्दियों के अंदर मफलर पहना हुआ है, तेज़ गर्म पानी से वॉश कर रहे हैं, रोज़ाना वॉश नहीं कर रहे, डिले है वॉश में, तो आपका जो सिबोरिया बिल्ट हो रहा है स्कैल्प के ऊपर, उससे आपका pH ऑल्टर होता है, उससे आपका हेयर रूट वीक होता है और हेयर फॉल बढ़ता है। तो इन एनी ऑफ द केस अगर आपको हेयर फॉल के लिए न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है या सिबोरिया है, तो आपको उसको अकॉर्डिंग टू द कॉज डील करना है। ठीक है, सिबोरिया को डील करने के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे खवातीन शावर लेके निकलते हैं, इवन मैन, आई एम नॉट श्योर, वो स्टोल्स लेते होंगे, कैप्स पहन लेते हैं, निकलते हैं, गीले बालों को बांध लिया और ऊपर रैप कर लिया और ऊपर स्टोल कर लिया वूल का, वो आपके ह्यूमिडिटी को ट्रैप करता है, फिर pH ऑल्टर होती है, फिर सिबोरिया बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करना है कि आप जब सर्दियों में वॉश कर रहे हैं स्कैल्प को, नीम गर्म पानी से वॉश करें, फ्रीक्वेंट वॉश करें। सर्दियों में लोग नहाते नहीं हैं, कहते हैं सर्दी बहुत है, हफ्ते में 1 मरतबा नहाते हैं, ठीक है, डेली वॉश करें। मैं तो डेली वाला हूँ, डेली ट्वाइस वाला हूँ। मेरे घर में तो लड़ाई इस बात की है, मैं कहता हूँ नहाओ तो मेरी मदर इन लॉ कहती है नहीं पुत्र बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। हाँ, एक गाल है कि बहुत ठंड के पीछे जो है ना लोग वॉश नहीं करते स्कैल्प अपना, फिर खवातीन के लंबे बाल होते हैं, ठीक है, तो वो सिबोरिया ट्रैप हो जाता है और फिर वो वॉश नहीं होता, और फिर वो सिबोरिया इटसेल्फ सिबोरिया को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि बेसिकली जब आपका सीबम प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर फंगस बनना शुरू हो जाती है। फंगस बनना शुरू हो जाए तो दैट क्रिएट्स अ ह्यूमिड एनवायरनमेंट दैट अट्रैक्ट्स मोर फंगल फॉर्मेशन। इफ़ यू डोंट वॉश इट प्रॉपरली, वो आपका एक तो सिबोरिया बढ़ता रहेगा, उससे आपका pH ऑल्टर होगा, स्कैल्प आपका यू नो एज रिक्वायर्ड नहीं होगा, हेयर रूट आपका वीक होगा, हेयर फॉल बढ़ेगा। अच्छा, इसमें लेकिन आपने कहा बहुत गर्म पानी से आपने नहीं वॉश करना, टू लॉन्ग शावर्स ना करें, ठीक है, गीले बालों को बांधे नहीं, कवर ना करें, वार्म रैप्स कर लेते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो फटाफट टोपी और शॉले पहन लेते हैं, ब्लो ड्राई कर लें हल्का सा, नो लेट इट ड्राई इन एयर ड्राई, और उसके बाद आप अपना कवर करना
है जो कर ले। इसमें शैम्पू का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? शैम्पू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एंड आई थिंक आई एम अज्यूमिंग कि हमारे मार्केट में आजकल अच्छे शैम्पूज नहीं आ रहे। आई एम नॉट श्योर फॉर व्हाट रीज़न। इफ़ यू इवन टेक अ हाई एंड ब्रांड, वो भी कोई सब स्टैंडर्ड ही शैम्पू दिखने में भी लग रहा होता है और क्वालिटी में भी और एंड रिजल्ट्स में भी। आई एम नॉट श्योर द रीज़न। लेकिन ये है कि हाँ आजकल फिर इट्स बेटर कि आप मेडिकेटेड शैम्पूज़ की तरफ चले जाएं बिकॉज दे हैव अ बिट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो जो रैंडम ओवर द काउंटर शैम्पूज़ हैं आई थिंक उससे अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम आर जनरेटिंग। बल्कि आजकल हमने रिसेंटली देखा है कि लोग अपने किसी भी जनरल स्टोर से शैम्पू खरीदते हैं और 2 दिन वॉश करने के बाद उनका सर पत्थर जैसे बाल हो जाते हैं। ठीक है, वो शैम्पू पुअर शैम्पू यूज़ करने से और उसमें आप कोई ट्रीटमेंट ही नहीं कर सकते। यू हैव टू गो द शैम्पू अगर आप खरीद रहे हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर नहीं होने चाहिए? कुछ इंग्रेडिएंट्स आप, क्योंकि अब लोग ज़्यादा देख के ही परचेज कर रहे होते हैं, एक्चुअली जो पाकिस्तान की मार्केट है ना उसमें आप जो डब्बी पे लिखा हुआ है ना उसको तो भूल जाए। इज बिकॉज नॉट श्योर कि जो डब्बी पे लिखा हुआ है वो है कि नहीं है। ठीक है, और जो नहीं लिखा हुआ यू नॉट श्योर वो हो। ठीक है, सो अगर आपको हेयर लॉस आ रहा है तो आप अपने बायोटिन शैम्पूज़ के साथ जा सकते हैं। ठीक है, मल्टीविटामिन शैम्पूज़ के साथ जा सकते हैं क्योंकि आजकल शैम्पूज़ की बड़ी वैराइटीज़ होती हैं। कलर्ड हेयर के लिए डिफरेंट शैम्पूज़ आ रहे होते हैं, ड्राई डैमेज हेयर के लिए डिफरेंट आ रहे होते हैं, कर्ली हेयर्स के लिए डिफरेंट आ रहे होते हैं, तो कोई प्रो वाइटामिन शैम्पूज़ होते हैं। सो डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। अगर आपको सेबोरिया है उसके शैम्पूज़ फ़र्क है, जिंक पेरिथियोन के साथ शैम्पूज़ आ रहे होते हैं। सो इट्स एंटायरली यू नो। और एक एक्सपर्ट एडवाइस लेना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं इन्फ्लुएंसर्स, उनको पे किया जा रहा होता है, खुदारा उनकी बात ना इतनी सुना करें। अगर वो आपकी स्किन कंडीशन के लिहाज से कोई भी प्रोडक्ट है, वो आपके फेस का है, वो आपके बालों के लिए, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप एक्सपर्ट राय इसमें ज़रूर शामिल करें। रोज़ेशिया, क्या करें रोज़ेशिया की जो कंडीशन जिन लोगों को होती है सर्दियों में, क्योंकि वो ट्रिगर हो जाती है, क्या किया जाए? बिल्कुल, बेसिकली रोज़ेशिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके पहले समझा जाता था कि ये ट्रीट ही नहीं हो सकता, बट ऐसा नहीं है कि ट्रीट नहीं हो सकता। इट इज़ वेरी वेरी ट्रीटेबल। लेकिन हाँ कुछ ट्रिगर्स हैं जो इसको वापस ले आते हैं, फिर उसको मैनेज करना पड़ता है। उसको मैनेज करने के लिए कुछ टॉपिकल क्रीम्स हैं, कुछ ओरल मेडिकेशंस हैं, एंड देन अवॉइडिंग ट्रिगर्स। ट्रिगर्स के अंदर स्पेसिफिकली कॉफ़ी, कोला, स्पाइसी फूड, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, हीट, फोटो सेंसिटिविटी, कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स, कुछ केमिकल, ब्लीचेस, फेशियल्स, ये सब कुछ उसको ट्रिगर कर देता है। तो सबसे पहले तो आप अपना ट्रिगर नोट करें और उसको डील करें। और अभी आजकल बहुत सारे इक्विपमेंट बेस्ड ट्रीटमेंट्स आ गए हैं जो बड़ा अच्छा रोज़ेशिया को ट्रीट करते हैं। मतलब वी हैव डेल्ट विद अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जो कई सालों से रोज़ेशिया को डील कर रहे थे और 2-3 सेशन लेजर्स के हमने किए और वो ठीक हो गए। सो रोज़ेशिया इज़ क्वाइट मैनेजेबल। सर्दियों में ट्रिगर कर जाता है बिकॉज ऑफ ड्राइनेस एंड ड्राइनेस के ऊपर आपको प्रोडक्ट्स लगते हैं, कभी नहीं सूट करते, कभी सूट करते हैं। तो किसी भी किस्म के इरिटेंट को अवॉइड करें और कॉफ़ी, कोला, स्पाइसी फूड एंड एंग्जाइटी, इससे बच के रहें। वैसे ही बच के रहें इससे। यस। रोज़ेशिया के अलावा कौन सी और स्किन कंडीशंस ट्रिगर होती हैं इन विंटर सीजन? एक्जिमा, सोराइसिस, क्योंकि ये सारे ड्राई स्किन कंडीशंस हैं तो ये ट्रिगर हो जाते हैं। हमारे एस्थेटिक लाइन में आ जाएं तो रिंकल्स बहुत बन जाते हैं बिकॉज द स्किन इज टू ड्राई। तो एक्जिमा भी बढ़ेगा तो रिंकल भी बढ़ेंगे, डार्क सर्कल्स बहुत बढ़ जाते हैं। ड्राइनेस से बढ़ने से पानी भी पिएं और फिर जो ड्राइनेस कॉजेटिव एजेंट्स हैं उनको अवॉइड भी करें। जैसे मैंने कहा लॉन्ग शावर्स विद टू हॉट वाटर उसको अवॉइड करें, ल्यूक वार्म वाटर यूज़ करें, क्विक शावर करें, बॉडी इमोलियंट्स यूज़ करें। पहले इमोलियंट के बारे में कॉन्सेप्ट होता बस एक पेट्रोलियम जेली आती थी, बस वो लगा लेते थे। अभी बड़े ज़बरदस्त किस्म के इमोलियंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, यू कैन अप्लाई दैट। डार्क सर्कल्स बढ़ सकते हैं सर्दियों में, इट्स बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस, दैट इज़ यू नो रबिंग आपको हो रही है तो आपको डार्क सर्कल्स बढ़ जाएंगे। कोई डिस्कलरेशन अगर हम देख रहे होते हैं वो काफ़ी रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं एग्जैक्टली बड़े यंग एज में। यस, इट्स बिकॉज जो भी ड्राइनेस कंडीशंस हैं दैट कैन लीड टू कोई भी रिंकल फॉर्मेशन, पेरी ऑर्बिटल हो सकता है, पेरी ओरल हो सकता है, लिप के ऊपर हो सकता है। जब आपके ड्राइनेस आएगी तो डिस्कलरेशन आएगी फेस के ऊपर, डिस्कलरेशन आएगी, डुअल टोन बनेंगे, पिगमेंट्री इश्यूज बनेंगे, और जब भी ड्राइनेस आएगी आपके रिंकल बनेंगे। सो यू नो ड्राइनेस लीड्स टू क्रैक्स एंड यू नो ज़्यादा मसले ड्राई स्किन वालों के साथ ही होंगे या ड्राई स्किन कंडीशंस एग्रेवेट होती हैं। लेकिन अगर मॉइस्चराइज करें, जेनेरिक क्वेश्चंस में से बिकॉज हम हमारे घर में बैठे हमें नहीं समझ आ रही होती हम क्या करें, हर कोई नहीं भी जा रहा होता एक्सपर्ट के पास। अब ये है कि मॉइस्चराइजर अगर आप यूज़ करें, आप अगर ऑयल्स यूज़ करें हाइड्रेशन के लिए, जो भी ड्राई स्किन वाले, तो उनको एक्ने आना शुरू हो जाती है। देखिए डिपेंड्स कि आपको क्या प्रोडक्ट किस स्किन टाइप के लिए यूज़ करना है। अभी एक पीछे एक हैक वायरल हो गया था कि ऑयल के साथ वो क्लेंस करते थे। जी बिल्कुल। यस, और उसके ऊपर हमने एक फिर यूट्यूब वीडियो भी बनाई थी कि वो ऑयल के साथ क्लेंस कर रहे हैं। ऑयल आपके पोर्स को क्लॉग ही करेगा, ठीक है, तो आप उससे बेशक आप क्लेंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो एक्ने बढ़ाएगा, लेकिन बस वो वायरल हो गया।
ठीक है, सो एवरीबडी इज आफ्टर दैट ऑयल क्लेंजिंग हो रही है। तो अगर आपका स्किन टाइप ड्राई है, यू कैन गो फॉर ऑयल बेस्ड, आप एक्सट्रीमली ड्राई है तो आप ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स में जा सकते हैं, थिकर मॉइस्चराइजर्स में, इमोलिएंट्स में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है या आपकी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो आप जेल मॉइस्चराइजर्स में जा सकते हैं, वाटर बेस्ड एक्वस मॉइस्चराइजर्स में जा सकते हैं। So always choose a moisturizer depending on your skin type. I mean, if you start using oils and Vaselines on combination skin and oily skin, तो वो तो purging भी करेगा, pores को clog करेगा। तो for a dry skin, there's a different kind of moisturizer range. और जो आपके emollients हैं, moisturizers हैं, Vaseline can be a good sealant to the skin. ठीक है, आपने कोई भी मॉइस्चराइजर लगाया है, उसके ऊपर आपने पेट्रोलियम जेली लगा ली है, इट कैन सील द मॉइस्चराइजर। इट्स नॉट अ वेरी एक्सीलेंट मॉइस्चराइजर इफ यू कंपेयर इट विद अदर मॉइस्चराइजर्स इन द मार्केट। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। सो हमने देखा है कि लोग बस एक्ने निकला हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, पोर्स हो, ड्राई स्किन हो, बस वैसलीन लगा रहे होते हैं या कोई ऑयल्स लगा रहे होते हैं, एक ही तरह के प्रोडक्ट्स जो उनको लगा रहे होते हैं। सो चूज योर प्रोडक्ट्स वाइजली। सब ऑनलाइन की आपने बात की, आखिरी सवाल तो उसमें ये होता है कि आजकल वो एक कोलेजन मास्क है, वो बड़ा फेमस हुआ है हर कोई, क्योंकि वो ट्रेंड एक चलता है तो वो सब फॉलो वायरल हो जाता है ना, वायरल। सो वो भी डेंजरस है या वो बेनिफिशियल? नो, आई मीन डिपेंड्स ऑन द मास्क अगेन। मतलब कुछ मास्क में सिंपल हाइलुरोनिक एसिड और कोलेजन होता है, तो वो अगर आप मास्क लगा के बैठ जाए या आप सिर्फ सीरम लगा लें, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, तो वो बेसिकली मास्क के ऊपर सारा केमिकल लगा होता है। यू पुट अप द मास्क ऑन योर फेस, यू लीव इट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड यू रिमूव इट। ठीक है, अगर आप मास्क नहीं भी लगा रहे, यू पुट अ कोलेजन एंड हाइलुरोनिक एसिड एंड पुट इट ऑन योर स्किन। और वो ड्राई स्किन वाले भी लगा सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी एंड ऑयली भी। या जनरली बिकॉज वो कोई चीज़ एब्जॉर्ब उस टाइम इमीडिएटली नहीं हो रही ना, और आप बहुत अगर फ्रीक्वेंटली लगा रहे, कभी कभी जो आपके मास्क होते हैं उसमें हाइलुरोनिक एसिड का जो मॉलिक्यूल होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, वो फिर आपके पोर्स के क्लॉग करता है। ठीक है, कभी कभी रॉन्ग हाइलुरोनिक एसिड यूज कैन लीड टू एक्ने और पर्जिंग। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर कोई प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, आपको कोई नुकसान नहीं दे रहा है, यू कैन कंटिन्यू यूजिंग। बट देन अगर कोई नुकसान दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नया जनरेट हो रहा है, तो फिर उसको स्टार्ट थिंकिंग एंड टेक एन एक्सपर्ट। ये मुमकिन है कि हाइलुरोनिक एसिड किसी को नुकसान भी दे? नुकसान इन द सेंस कि अगर आपने रॉन्ग प्रोडक्ट चूज किया, बिकॉज डिफरेंट हाइलुरोनिक एसिड मार्केट में आते हैं, सम कैरी लार्जर मॉलिक्यूल्स एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। आप परसेंटेज की बात कर रही हैं? यस, परसेंटेज भी और मॉलिक्यूल का साइज भी, हाइलुरोनिक एसिड मॉलिक्यूल। सम प्रोडक्ट कैरीज लार्जर मॉलिक्यूल्स एज वेल एज स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, सम प्रोडक्ट कैरीज स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। आपके जो लार्जर मॉलिक्यूल हाइलुरोनिक एसिड है उसकी एब्जॉर्प्शन कम है, पेनिट्रेशन कम है, but the smaller hyaluronic acid molecule absorbs very nicely बगैर क्लॉग किए पोर्स को। चूज योर प्रोडक्ट वाइजली, वो चाहे शैम्पू है, वो चाहे कोई एग्जैक्टली। और हाइलुरोनिक एसिड अगर कोई सीरम बना हुआ है तो उसकी बेस क्या है, उसमें फर्दर प्रोडक्ट एडिशन क्या है, कभी और आई थिंक ये तो एक एक्सपर्ट गाइड कर सके उस बंदे को, आप खुद से उसमें तो कई लगा सकते हैं, तो प्लीज डोंट डू दैट। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन, वक्त हमारे पास आज इतना ही था, बल्कि हमने कोशिश तो की है वक्त स्ट्रेच कर ली, लेकिन जरा हमें आपसे लेने की इजाजत। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।